Hello everyone. This is your master teacher Divakar and I welcome you all to Vedantu JEE ADZ channel. And today we'll be doing the discussion on PYQs of semiconductors. सेमीकंडक्टर का जो सेगमेंट है मॉडर्न फेज के बाद आता है, छोटा सा सेगमेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो अगर आपने इस सेगमेंट को कर दिया तो 4 नंबर अपनी जेब में। तो ये 4 नंबर जो हैं ये हमें नहीं जाने देने हैं, यही हम प्रयास आज के सेशन में करेंगे। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं जनवरी में या अप्रैल अटेम्प्ट में 2024 के, वो सारे के सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन आज हम देखेंगे, सारे सवाल करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन या इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन हमारा पेपर में ना छूटे। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि पूरा पूरा सेशन देखना है, सारे के सारे सवाल देखने हैं, उसके बाद जो इसमें कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं वो सारे देखने हैं, जो मैं कहूँगा एडिशनल पढ़ने के लिए वो भी आपको पढ़ाई करनी है और उसके साथ साथ पेपर के पहले आपको एक दिन पहले देख के चले जाना है और आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि आपको PYQs हम देखेंगे, उससे हमें ट्रैजेक्टरी पता चलेगी, उससे ही पता चलेगा पेपर में क्या आ सकता है। इसी के साथ आपका काम क्या है, आपको इसको रिवाइज करके जाना है एक बार सेशन के बाद। और मेरी गारंटी ये है कि अगर आप सेशन के बाद इसको रिवाइज करके जाते हो तो पेपर इसी के इर्द गिर्द आएगा और आप कर लोगे और आपके 4 नंबर आ जाएंगे। तो ये बटने वाले नंबर हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। और इसमें जो हमारे नंबर हैं वो किसी भी हालत में फैच हो जाने चाहिए। तो सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है बहुत ही आसान सा चैप्टर है ना, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड स्टफ नहीं है। आपको बेसिकली पहले तो ये देखना होता है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्या नहीं होता है ना। उसके साथ साथ आपको ये देखना होता है कि सेमीकंडक्टर का यूज़ क्या है। तो बेसिकली आप डायोड, LED वगैरह देखते हो, उसमें डायोड वगैरह काफ़ी डिटेल में देखते हो। उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन है, पहले बीच में एक ट्रांजिस्टर वाला पार्ट आता था, वो ट्रांजिस्टर वाले पार्ट के बाद लॉजिक गेट आता था, बट ट्रांजिस्टर वाला पार्ट अब हटा दिया गया है। तो वो अगर आपके मॉड्यूल में गिवन है तो आप याद रखिए कि वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। तो अब आप लॉजिक गेट्स पे पहुंच जाते हैं। लॉजिक गेट्स पे आपके पास 4-5 तरह के गेट हैं ना, डिपेंडिंग ऑन आप एक्सॉर वगैरह इंक्लूड करते हो कि नहीं करते हो तो नंबर बढ़ जाता है उसका। तो गेट्स पढ़ने हैं, गेट्स के ऑपरेशन क्या होते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। उसके बाद बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास सेट ऑफ इनपुट्स गिवन है तो उससे आप आउटपुट कैसे निकालेंगे। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं और ओवर आर्किंग व्यू है आपके पास इतने सारे कॉन्सेप्ट्स का, तो आपके यहाँ से नंबर फैच हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बहुत ही आसान से सवाल आते हैं, प्रिडिक्टेबल से सवाल आते हैं, है ना। जेनर डायोड के सवाल आ जाते हैं कभी कभी, तो बहुत प्रिडिक्टेबल से सवाल आते हैं। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार ये जो 8-10 कॉन्सेप्ट है इन्हीं में से कहीं से एक सवाल आ जाएगा। और सवाल ऐसा भी नहीं आएगा कि बिल्कुल अनदेखा सा सवाल आ जाए, है ना। बहुत सोचा समझा जो आप करके यहाँ से जाओगे उसी टाइप का सवाल आएगा। तो आपको यहाँ सरप्राइजेस जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर हमें नहीं छोड़ना है, सेशन को पूरा देखना है। उसके बाद PDF डाउनलोड करनी है टेलीग्राम चैनल से, ताकि जब आप इसको रिवाइज करने जाओ तो आपकी गलती ना हो और आप फटाफट से रिवाइज करके और पेपर में नंबर ले आओ। सिंपल। तो इसी के साथ हम अपना सेशन जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। सेशन में पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द एस्टीम्ड मेंबर ऑफ वेदांतु JEE ADZ चैनल। आपने अपना समय व्यतीत करने का बहुत ही अच्छा सोर्स ढूंढा है। देखिए, सही समय पे सही जगह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही समय पे सही जगह नहीं है तो फिर आपके पास टैलेंट है भी तो भी आप उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने फैसला लिया है कि आप इस चैनल पे आ रहे हैं तो आप एकदम सही फैसला लिया है आपने और आप सही समय पे एकदम सही जगह पे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि आपको इसका आउटपुट भी दिख रहा होगा। आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, है ना, आपके जो भी इशूज़ हैं वो सारे के सारे क्लैरिफाई यहाँ पे हो रहे होंगे और आपको 100% इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा होगा। और 3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, है ना, एब्सोल्यूट एसेंशियल्स जिसको बोलते हैं ना, जीवन के लिए सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसीलिए पढ़ाई के लिए 3 चैनल से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला चैनल तो यूट्यूब चैनल है। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, पढ़ाई के लिए कंटेंट मिलेगा, है ना। आपको एकेडमिक वीडियोज़ मिलेंगे, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। और रिसेंट अपडेट्स कुछ हैं तो वो यहाँ से मिलेंगी। तो आपका खाना जो है वो ये है। अब खाना नहीं खाओगे तो यार वीक हो जाओगे, है ना। तो ये चैनल से जुड़ के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आपने पढ़ लिया, अब पढ़ लिया सफिशिएंट थोड़ी है यार। एक बार पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या है कि एक बार सुन लिया है, थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया लग गया है, लेकिन अब एक दिन बाद भूल जाओगे। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपको चाहिए क्या कि आपको जो स्लाइड्स हैं जो पढ़ाई गई थी वो आपको फटाफट मिल जाए ताकि आप रिवाइज कर लो, है ना। आपको माइंड मैप्स मिल जाएं, है ना, PYQs वगैरह मिल जाएं। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप वहाँ से नहीं जुड़ोगे तो आपको मिल नहीं पाएगा, और वो मिल नहीं पाएगा तो फिर ये कथा की तरह हो जाएगा, है ना। आधा याद रहेगा, आधा याद नहीं रहेगा, फिर ईशान अवस्थी की तरह हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो आपको ये मटेरियल डाउनलोड करके रखना है ताकि आप उसको फटाफट से रिवाइज कर पाओ और अपना जो है पेपर में बढ़िया परफॉर्म कर पाओ। उसी के साथ साथ कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं भाई हम व्हाट्सएप ही चलाते हैं, हम टेलीग्राम पे विश्वास नहीं रखते, है ना, वो सही चैनल नहीं है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं, प्राइवेसी नहीं है, दिस दैट, है ना। कुछ भी हो सकता है भाई, कारण अपना अपना है। तो उसके लिए क्या है, आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो। अब व्हाट्सएप चैनल पे भी सारे के सारे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, रीसेंट अपडेट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आपको तीनों चैनल से जुड़ के रहना है। किसी एक से जुड़ के रहोगे तो हो सकता है नोटिफिकेशन खो जाए,
ना देख पाओ। तो अब क्या है, तीनों से जुड़ के रहोगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक जगह से तो देख ही लोगे, है ना। तो तीनों चैनल से जुड़ना है और ये काम आज ही कर लेना है ना। इस काम को किए बिना आगे नहीं बढ़ना, ठीक। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो हमारे पास जो पहला सवाल है लॉजिक गेट से, ठीक है। लॉजिक गेट से सवाल है। अब लॉजिक गेट्स में क्या होता है कि आपको बेसिक ऑपरेशंस जो है वो क्लियर होने चाहिए। जैसे एंड गेट क्या करता है, और गेट क्या करता है, नॉट गेट क्या करता है। तो हम जैसे जैसे गेट को देखेंगे वैसे वैसे थोड़ा बहुत मैं आपको समझा भी दूंगा और बाकी आइडिया आपको होगा भी, और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमारे पास एक सर्किट अरेंजमेंट कुछ गिवन है, ठीक है, गेट्स का अरेंजमेंट है और ट्रुथ टेबल ऊपर दी हुई है, ठीक है। अब इस ट्रुथ टेबल में क्या है कि एक्स और वाई की वैल्यू हमें बतानी है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इनपुट 0 1 है तो आउटपुट क्या होगा, और जब इनपुट 1 0 है तो आउटपुट क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले गेट्स के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से गेट्स हमारे पास। तो पहला जो गेट है यहाँ पे ये वाला गेट है एंड गेट, एंड। अब एंड गेट क्या होता है, एक लाइन बनाते हैं और आगे ऐसे गोल सा बन जाता है, तो वो एंड गेट होता है। एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है मैं समझाता हूँ आपको। एंड गेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे मान लो कि आप बैंक में अकाउंट खुलवाने गए, अब उन्होंने कहा कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों देना पड़ेगा। अब आपके पास केवल आधार कार्ड है तो अकाउंट नहीं खुलेगा, आपके पास केवल पैन कार्ड है तो भी अकाउंट नहीं खुलेगा, आपके पास दोनों होने चाहिए आधार कार्ड और पैन कार्ड, तभी वो बैंक अकाउंट खुलेंगे, ठीक है। तो एंड गेट का ऑपरेशन ये है कि अगर एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट 1 है तो भी आउटपुट 0 होगा। एक इनपुट 0 है दूसरा भी 0 है, मतलब आधार और पैन दोनों नहीं है तो 0 होगा ही, नहीं खुलेगा अकाउंट। और इसकी जगह अगर पैन है आधार नहीं है 1 0 है तो भी 0 होगा, केवल 1 1 है तो 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एंड गेट तभी आई देगा आउटपुट, मतलब 1 देगा आउटपुट, जब उसके दोनों इनपुट क्या होंगे, 1 होंगे। आधार और पैन आप दोनों जमा कराओगे, ठीक। उसके बाद क्या है, देखो ये वाला भी एंड गेट है हमारा। उसके बाद ये वाला जो गेट है यहाँ पे, ये गेट है और गेट। अब और गेट क्या होता है, और गेट होता है जैसे मान लो कि आपको डेट ऑफ बर्थ का वो आपको बेसिकली एक सर्टिफिकेट लगाना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है क्या है वो आपको बताना है। तो उसमें क्या अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट भी लगा सकते हो, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। दोनों में कोई भी एक है मान लो तो चलता है काम, ऐसे टाइप का है, मान लो कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो चलता है। अब आप एक डॉक्यूमेंट दोगे तो भी काम हो जाएगा, दोनों दोगे तो भी काम हो जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट दोगे तो भी काम हो जाएगा, या फिर आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी इनपुट हाई है, अगर कोई भी इनपुट हाई है, मतलब आइदर A1 है B0 है या फिर दोनों 1 1 है या फिर 0 1 है, तो केस में आउटपुट क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप का गेट क्या होता है, और दिस और दैट, दोनों में से कोई भी एक अवेलेबल होगा तो काम हो जाएगा। दोनों के दोनों अवेलेबल होंगे तो क्या काम हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर दोनों अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या काम हो जाएगा, ना, तब नहीं होगा, तब आउटपुट 0 हो जाएगा। तो और गेट का मतलब क्या, दोनों में से एक भी रहेगा तो काम हो जाएगा हाई, अगर दोनों में के दोनों भाई 0 हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर 0 ही रहेगा। तो आई होप एंड और आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि इनपुट, और हाँ ये छोटा सा गेट भी है हमारे पास, ये भी समझ लेते हैं क्या, ये है नॉट गेट, ठीक, ये है नॉट गेट। अब नॉट गेट का प्रॉपर्टी होता है कि जो भी आप इसको दोगे वो इसको निगेट कर देगा, जो भी आप इसको दोगे वो इसको निगेट कर देगा। तो मान लो कि आपका दोस्त है, उससे कुछ भी आप डिस्कस करो, हर किसी के पास एक ना एक दोस्त ऐसा होता है जिससे आप कुछ भी डिस्कस करो उसका ओपिनियन हमेशा नेगेटिव ही होता है ना। जैसे आप मुझसे बोलोगे कि यार ये वाला टीवी जो है बहुत बढ़िया है, तो कहेगा नहीं यार इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। आप उससे बोलोगे ये इंसान बहुत बुरा है, नहीं यार इतना बुरा भी नहीं है। तो उसका ऐसा नहीं है कि उसको हर चीज़ मतलब नेगेटिव बोलनी है पॉजिटिव बोलनी है, उसको आपके खिलाफ बोलना है ना। तो नॉट गेट वैसे ही अपना, आप उसको 0 दोगे नहीं यार 1 देंगे हम आउटपुट, और आप उसको 1 दोगे तो वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये हो गया एंड और नॉट तीनों का ऑपरेशन हो गया। अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल क्या, हमारे पास 0 1 करके हमारे पास इनपुट है और हमें पता करना है कि आउटपुट कितना है, ठीक है। 0 1 करके हमारे पास इनपुट है और हमें पता करना है कि आउटपुट कितना है। तो पहले 0 1 से देखते हैं। तो पहले अगर 0 रखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 0 पहुंचेगा, यहाँ पे भी 0 रखोगे तो यहाँ तक भी 0 पहुंचेगा, और ये भी कनेक्टेड है देखो यहाँ से, तो ये भी 0 पहुंचेगा। बट उसके बाद एक नॉट गेट है तो 0 को 1 बना देगा और ये भी 0 को 1 बना देगा, ठीक। तो पहला वाला जो नॉट गेट है, सॉरी एंड गेट है, उसके पास 0 1 है। जस्ट 1 सेकेंड, हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, 0 1 के लिए। 1 मिनट बच्चा लोग, मैंने 0 0 के लिए चेक कर लिया, तो अपन 0 1 के लिए कर लेते हैं ना, क्योंकि फिर फालतू में चेक करना पड़ेगा नहीं तो उससे पहले ये इरेज कर देते हैं पूरा। तो इसको बेटा देखो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप इसका बुलियन लाइक फंक्शन टाइप का बना लोगे कुछ, है ना, वो ऐसे कर सकते हो, वरना अपन 0 1 से ही करेंगे। देखो तो ए हमारा पहला ऑप्शन में क्या है, ए 0 है बी 1 है, तो ये 0 दे दिया हमने, ए 0 है और बी हमारा 1 है, तो लिख देते हैं ए 0 और बी क्या है 1। तो अब यहाँ पे 0 1 चला जाएगा। तो ये जो एंड गेट है, एंड गेट में मैंने आपको क्या बताया कि अगर दोनों के दोनों 1 है तभी 1 आएगा, अगर दोनों के दोनों 1 नहीं है, कोई भी एक 0 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्या है कि ये जो ए है, ए यहां से जाके इससे कनेक्टेड है, देखो
तो मीनिंग यहां पे 0 आएगा, तो अगर इसका निगेशन हो गया तो यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक, तो ए का तो सॉल्व हो गया। इसी तरह बी को देखोगे तो वो दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो बी हमारा 1 था, उसका निगेशन हो गया तो यहां पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी फिर से एक एंड गेट है, एंड, तो एंड के लिए दोनों 1 1 चाहिए तभी आउटपुट 1 आएगा, एक भी 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। अब इसको कितना मिल गया, 0 0 मिल गया। अब 0 0 पे है ना, 0 0 पे हमारे पास और गेट जो था, और गेट है ना, 0 0 पे जो हमारा और गेट था वो हमें क्या देता, 0 देता। फिर से समझो क्या किया, ए 0 था, बी 1 था, 0 किया है ना, और यहाँ पे 1 किया, तो इसका आउटपुट जो आ गया वो 0 आ गया। उसके बाद जो बी का 1 था वो यहाँ गया, नॉट से निगेट होकर 0 बन गया, और यहाँ पे 0 था वो यहाँ पे गया, वो नॉट से निगेट होकर फिर 1 बन गया। अब 1 और 0 अगर एंड गेट को दोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 0 अगर और को दोगे तो 0 बन जाएगा। 0 0 अगर और को दोगे तो 0 बन जाएगा, उसका निगेशन करोगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रिंसिपल था, मतलब इसमें मैं नहीं कहूँगा ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत ही बेसिक है। और इसी तरह से अगर हम 1 0 लेते हैं, अब 1 0, ठीक है, तो ये 0 0 का हमने समझ लिया। अब इसके बाद 1 0 लेते हैं, तो 1 0 क्या है, देखो 1 0 समझते हैं, तो ये पूरा हमने अब इसको इरेज कर दिया। अब 1 0 देखते हैं क्या होता है भाई 1 0 के साथ। तो ये है हमारा 1 और ये हमारा 0। अब क्या है, ये तो यहाँ तो प्रोपेगेट हो जाएगा ऐसे ही 1 और 0, और ये एंड गेट है तो 1 और 0 का क्या दे देगा, ये 0 दे देगा। अब ए जो है वो नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये 1 आना था लेकिन निगेट हो गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसी तरह बी का 0 आना था बट वो निगेट होकर अब क्या बन जाएगा, 1। अब 1 0 अगर एंड को दोगे तो क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। अब 0 0 दिया तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे 0 बन जाता है, बट उसका निगेशन फिर 1 बन जाएगा। तो दोनों ही केस में जो आपकी वैल्यू आ जा रही है वो कितनी आ जा रही है, 1, 1। तो देखो मैं नहीं कहूंगा कि सवाल बहुत ही ज्यादा कठिन था, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। आपको बस ये ध्यान देना है कि इनपुट क्या है, उसके हिसाब से हर एक गेट से जब इनपुट पास हो रहा है, हर एक गेट से जब इनपुट पास हो रहा है तो उसकी वैल्यू किस किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर आप वो चीज प्रॉपरली करोगे तो इस सवाल में गलती नहीं हो सकती है, इस सवाल में गलती नहीं हो सकती। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम इसको डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह से कर सकते हैं क्या, फॉर एग्जांपल हम ए ले लेते हैं, फिर ए बार ले लेते हैं, बी बार ले लेते हैं, फिर उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं वैसे आप नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि वैसे करने की जरूरत नहीं है। तो मैं उससे भी बता देता हूं आपका क्या आएगा। जैसे ए और बी आपने यहाँ इनपुट दिया तो ये बन जाएगा ए एंड बी, तो यहाँ पे डॉट का जो सिंबल है ये डॉट प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं, ये एंड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ए बार बी बार आ जाएगा क्योंकि निगेट हो गया है, और इसका अगर ऐड करोगे तो यहां पे आ जाएगा ए बार बी बार। अब यहां पे जाके इस दोनों को ऐड होना था, सो बेसिकली रिजल्ट क्या आना था, ए एंड बी प्लस, प्लस इज फॉर और है ना, और ए बार बी बार, बट उसका निगेशन अगर हो गया तो यहां पे जो ई आउटपुट आ जाएगा आपके पास है ना, जो भी आप मान लो वाई आउटपुट, ये आपका क्या आ जाएगा, देखो ए और बी ये होना था, ठीक है, और गेट था, अब इसका क्या हो जाएगा, निगेशन, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। तो अब कुछ लोग इस पे भी इनपुट सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना नहीं कि आपको इस तरह तक करना है। आपको बस 0 1 से स्टार्ट करना है, आपको हर एक गेट का आउटपुट लिखते चलना है। जैसे ही आप हर एक गेट का आउटपुट लिखते जाएंगे आपको आंसर फाइनली मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एंड गेट का आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि एंड गेट करता क्या है। अगर आप उसको 0 1 दोगे तो क्या देगा, वो 1 1 दोगे तो क्या देगा, 1 0 दोगे तो क्या देगा, इसी तरह और आपको क्या देगा। और के आगे अगर एक गोला बना हुआ है, और के आगे अगर एक गोला बना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आपके पास एक नॉट गेट है उसके फ्रंट में। तो ये गोला आपको ध्यान देना है, क्योंकि गोले का मिसिंग होना आपको और का रिजल्ट देगा, गोले का वहां पे होना आपको और को निगेट करके नॉर का रिजल्ट देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आसान सा ही सवाल था, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत कठिन सवाल था कुछ इसमें, है ना, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और सॉल्व कर लेना था। अगला सवाल देखते हैं, द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शोन इन द फिगर द डिवाइस इज। तो देखो सबसे पहले तो बात यह है कि सोलर सेल क्या होता है ना, सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल होता है कि भाई आपकी आती है लाइट वगैरह, वो फिर खाना वाना गर्म करता है, वो सब यूज़ कर लेते हो, या फिर अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर लेते हो। दूसरा क्या है, ट्रांजिस्टर इज यूज एज एन एम्पलीफायर, तो उसका सर्किट अलग होता है, ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस में है भी नहीं तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। A diode which can be used as a rectifier, a Zener diode that can be used as a voltage regulator। तो यहाँ पे देखो ये जो करंट का फिगर है, अगर आपको VI कैरेक्टरिस्टिक याद हो थोड़ा सा तो आप ये समझो कि ये जो कर्व है ये रिवर्स बायस का दिखा रहा है ना, रिवर्स बायस का। किसका रिवर्स बायस का, डायोड के रिवर्स बायस का। अगर आप फिगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं एक बार के लिए हट जाता हूँ।
आप बस ये देखने की कोशिश करो, ये जो कर्व है आपके पास, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है किसका, डायोड के रिवर्स बायस का। ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक किसका दिखा रहा है आपको, डायोड के रिवर्स बायस का। और यहाँ पे एक ही डायोड है, एक ही डायोड हमारे सिलेबस में हम पढ़ते हैं जो रिवर्स बायस में हम ऑपरेट कराते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, मतलब इस एग्जाम्पल के हिसाब से, अदरवाइज तो आप फोटो डायोड वगैरह करा सकते हो, बट हाँ। सो डायोड हमारा कौन सा है जो रिवर्स बायस में काम करता है, वो है जेनर डायोड। और ये जो ग्राफ है वो भी किसका है, रिवर्स बायस का है। इसका मतलब ये ग्राफ किससे एसोसिएटेड है, ये डायोड है, ये बेसिकली आपका किससे एसोसिएटेड है, जेनर डायोड से एसोसिएटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। फिर से समझो, डायोड जो होते हैं वो दो तरीके से ऑपरेट कराए जा सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कराया जा सकता है, एक रिवर्स बायस में ऑपरेट कराया जा सकता है। जेनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है और उसको रिवर्स बायस में ऑपरेट कराया जाता है। और इसीलिए जब हम जेनर डायोड पढ़ते हैं तो उसका ये वाला जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ये मैटर करता है, ठीक है। ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ये बेसिकली मैटर करता है, बिकॉज ये डिसाइड कराता है कि जेनर डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो आप कुछ भी उसके पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो उसका वोल्टेज जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर ही होगा। तो जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। और ये जो ग्राफ है किससे एसोसिएटेड है, रिवर्स बायस ऑफ डायोड के। और रिवर्स बायस में कौन सा डायोड ऑपरेट कराते हैं जनरली, जेनर डायोड। तो जेनर डायोड हमारा इसका आंसर हो गया। तो जेनर डायोड हमारा इसका आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल था, कुछ भी खास नहीं था इसमें। अगला देखते हैं भाई क्या है। A light emitting diode is fabricated using gallium arsenide। देखो ये gallium arsenide is an example of compound semiconductor, है ना। तो ये एक होते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एक होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है समझने का कि जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके एलिमेंटल हो, आपके कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दो ही चीज़ों को मिला के बनाते हैं, तीन चीज़ों को मिला के बनाते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड इंडियम फॉस्फाइड करके भी सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये जो है कंपाउंड सेमीकंडक्टर से मिलकर एलईडीज बनती हैं। तो ये भी सवाल आ सकता है कि भाई आपका जो एलईडी है वो कैसे बनता है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर से बनता है या कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनता है। तो वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनता है और इनको डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब क्या है कि गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हुज बैंड गैप इज 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में घुमाना है तो आपको 1.43 टाइप का एनर्जी चाहिए। मतलब एनर्जी एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय द एलईडी। देखो एलईडी में होता क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, फिर वो ट्रांजिशन करके वापस आता है तो वो फोटोन एमिट करता है। सिंपल सा है, ट्रांजिशन वाला एक गेम है, कोई डिफरेंट गेम यहाँ पे नहीं है। तो अगर उसमें मुझे निकालना है कि भाई वेवलेंथ कितनी होती है, तो मॉडर्न फिजिक्स अगर जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखी है उसको यहाँ से तुरंत कनेक्ट हो जाएगा और वो एक लाइन में आंसर निकाल देगा। अब कैसे कनेक्ट करेगा बच्चा समझो। अगर आपका फोटोन निकलता है तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। अब H की वैल्यू आप 6.6 × 10⁻⁻34, C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लैम्डा की वैल्यू आप मीटर में रखते हो तो एनर्जी आपको जूल में मिल जाती है। बट आप याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर आप HC को सॉल्व करो तो ये 1242 के आसपास आ जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर 1240 आता है। अरे बच्चा तुम्हारी मर्जी है, बट 1242 इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो अब अगर 1242 आप HC की वैल्यू लेते हैं और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो आपका जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में आ जाता है। तो अगर अभी छोटा सा रिजल्ट जो मॉडर्न फिजिक्स का है, छोटा सा, बहुत छोटा सा रिजल्ट है ये, अगर आप ये छोटा सा रिजल्ट मॉडर्न फिजिक्स का याद रखते हैं तो ये सवाल जो है ये एक लाइन में हो जाएगा। और अगर आप ये छोटा सा रिजल्ट याद नहीं रखते हैं फिर आप HC का वैल्यू रखेंगे, फिर जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वो, फिर इसमें घूमते रहेंगे, पूरा सर्कस हो जाएगा, है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है तो लैम्डा की वैल्यू आप रखेंगे 1242 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी गिवन है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की इस चीज़ में ज़रूरत नहीं है, आराम से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी। और अगर आप ये नहीं लेते हैं, तो फिर जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अब देखो बहुत सिंपल सा है, जैसे 1.5 टाइप का इस टाइप का मान के चलो, मान लो मुझे जो है ये बेसिकली डिवाइड नहीं करना है। तो अगर ये 1.24 टाइप का होता, समझो 1.24 टाइप का होता तो मैं मान के चलता कि हाँ भाई यहाँ पे 1 का एक फैक्टर टाइप का आता कुछ, है ना। अब ये क्या है 1.24 1.43 है यहाँ पे, तो ये 1.5 से हल्का सा छोटा है बट 1.2 से हल्का सा बड़ा है। आया समझ में। तो इसका जो डिवीजन होगा बच्चों समझो, इसका डिवीजन जो होगा वो पहली बात तो इसको अगर हम आधा कर देते, समझने की कोशिश करना, है ना। ऑल तो आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो बट मैं बस आपको इंट्यूशन ही बता रहा हूँ कि जैसे 1242 है, अब इसका आप आधा कर देते, है ना। अगर आप इसका आधा कर देते 12 का 6 हो जाता, 4 का 2 हो जाता और 1 हो जाता। तो ये आधा तो है नहीं, आधे से थोड़ा कम है, तो वैल्यू मतलब इसके 6 है ना, 621 से थोड़ी ऊपर आएगी, ठीक। पहली बात तो ये।
अब ऊपर वाली वैल्यू आएगी, बट ये क्या है कि 1000 से ज्यादा भी नहीं होगी, ये भी फैक्ट वाली बात है कि 1000 से ज्यादा भी नहीं होगी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है बिना सॉल्व किए भी वो कितना आ रहा है आपका 875। अब इसमें 1242 से करोगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, मतलब आंसर हो सकता है एग्जैक्टली मैच ना करे, बट अगर आप इसको 1240 से करोगे है ना, तो हो सकता है आपका बेटर मैच करे। बट हाँ यहाँ पे समझ लो 1242 भी गलत नहीं है, 1240 भी गलत नहीं है ना, दोनों की दोनों वैल्यूज सही है। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपकी 874-75 के आसपास ही आएगी, तो आपको इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हर समय मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि कभी कभी क्या है आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आप बस इंट्यूशन से भी देखोगे ना कि यार इसकी वैल्यू जो है वो इस रेंज में कहीं कहीं फंसनी चाहिए, तो अगर आप वो रेंज फिगर आउट कर लेते हो और वैल्यूज जो है बहुत ऑफ है एक दूसरे से, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बस रेंज देख के आप आंसर मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, डिवीजन में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन लर्निंग पॉइंट था, मेन जो लर्निंग पॉइंट है वो ये है बच्चा लोग कि आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि मॉडर्न फिजिक्स का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कैसे हो सकता है, और दूसरा क्या ये शॉर्ट ट्रिक याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंसर आपको नैनोमीटर में ही पूछा है, एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछी है, तो अब इसको वापस से जूल में कन्वर्ट करके वापस आना वो तो गलत बात हो गई ना, पाप है वो। तो इस टाइप का पाप कोई नहीं करना है, और आपको ऐसी बेसिक चीजें याद रखनी है ताकि आप जब सॉल्व करें तो एकदम फटाफट से सॉल्व करते हुए एकदम निंजा टर्टल की तरह करते हुए निकल जाएं और अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। अगला सवाल देखते हैं भाई हमारे पास क्या है, सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 4। देखो गेट टाइप के सवाल जो है ना कि गेट का आउटपुट बताओ, वो ये सब बताओ, ये बहुत आ रहा है, तो इस पर एकदम ध्यान देके रखना बच्चा, है ना, कि गलती ना हो जाए कहीं से। तो देखो सबसे पहले तो ये है कि अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखना है आपको, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं वो भी थोड़ा सीख लेते हैं, और किस किस तरह से चेंजेस आते हैं वो भी हम यहीं पे सीख लेंगे। तो जैसे ए मान लो आ गया, ठीक है, ए तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब जो बी है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, एक नॉट गेट है बीच में, तो यहाँ पे बी बार आएगा, पहली बात तो ये। उसी तरह क्या है कि अब ए जो है वो नीचे से भी कनेक्टेड है, तो ए आता लेकिन एक नॉट है, तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा, और यहाँ से बी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बी। तो यहाँ का जो रिजल्ट है आपका यहाँ पे ये आ जाएगा ए प्लस बी बार। ठीक है, समझना इस बात को, क्योंकि और गेट है ना, और यहाँ पे प्लस का मतलब एडिशन नहीं होता, और होता है, बोलते प्लस है सिंबल को। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एंड है तो ये हो जाएगा ए बार बी। अब यहां पे वापस से किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है एक एंड गेट से, तो एक इनपुट तो ए प्लस बी बार हो गया, और दूसरा इनपुट क्या हो गया ए बार बी, तो यहां से कनेक्ट कर दोगे आप, तो आप क्या लिख दोगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, है ना, एंड फिर उसके साथ ए बार बी। ठीक, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल रिजल्ट। अब बताओ इसको अगर सॉल्व करना है मुझे, तो एक तो 1 0 1 0 करके कर सकते हो, दूसरा क्या है, चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो a प्लस बी बार है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है a बार b, ठीक, सॉरी ए बी बार है, ए बार भी नहीं, ए बी बार। अब बच्चों एक बात सोचो, a को अगर मुझे इसके साथ सॉल्व करना है तो क्या बन जाएगा, ये देखो a एंड a एंड ये, एक मिनट मैंने कुछ तो गड़बड़ कर रखा है, एक मिनट बच्चा, यहाँ पे कभी कभी क्या है ना लिखते लिखते भूल जाता हूँ। हाँ ये देखो a बार है और ए बी है, तो a बार a एंड देन यू हैव b बार, और इसी तरह दूसरे वाले का देखोगे तो b एंड a b बार। ठीक है, तो अब देखो a इंटू ए बार मतलब क्या है कि अगर एक 0 तो दूसरा 1 होगा, पहला वाला 1 है तो दूसरा 0 होगा, तो इन दोनों का एंड तो 0 ही हो जाएगा ना, इट डजंट मैटर b बार की वैल्यू क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इसी तरह अगर b और b बार की बात करें तो b अगर 1 है तो b बार 0 हो जाएगा, और b बार अगर 1 है तो b 0 हो जाएगा, तो उन दोनों का भी मल्टीप्लाई करोगे या फिर एंड लोगे लॉजिक तो 0 ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो फिर से समझो क्या किया मैंने कि आपके पास इनपुट्स गिवन है, उस इनपुट के बेसिस पे आप वहां पे अपना ऑपरेशन लिखोगे। फॉर एग्जांपल पहला वाला ए बी बार था तो उसका और ऑपरेशन था तो और लिखा, इसी तरह ए बार बी है उसका एंड ऑपरेशन था तो एंड लिखा। ठीक है, ए बार बी का क्या लिखा, एंड ऑपरेशन। अब ये दोनों मिलके एंड में जा रहे हैं, तो इसका मतलब पहला इनपुट एंड दूसरा इनपुट, फिर मैंने क्या किया पहले वाले वेरिएबल से एंड लगाया दोनों के लिए, और फिर दूसरे वाले वेरिएबल से एंड लगाया दोनों के लिए, और फिर मुझे उससे पता चला कि यार b इंटू बी बार अगर आ गया तो 0 ही हो गया ना, b इंटू बी बार और या फिर b एंड बी बार आ गया, इसका मतलब 1 0 0 1 ही होना है और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसमें, तो एंड तो उसका 0 ही होगा। तो इट डजंट मैटर क्या इनपुट डालते हो आप, आपका आउटपुट फिक्स है 0 ही होगा। अब बच्चे कहेंगे कि सर कोई और तरीका है क्या करने का, ये सब सर मेरे समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा तिकड़म है इसमें। ठीक है, तो आप क्या करो, आप 0 1 0 0 1 0 1 1 ऐसे 4 इनपुट आते हैं, तो पहले 0 0 के लिए चेक कर लो,
0 0 दो, देखो आउटपुट क्या आता है, फिर 1 1 दो, देखो आउटपुट क्या आता है, 0 1 दो, देखो आउटपुट क्या आता है, 1 0 दो, देखो आउटपुट क्या आता है। तो हर एक केस में इट डजंट मैटर आप कौन सा इनपुट लोगे, आपके पास रिजल्ट जो है वो 0 ही आएगा। अब ये सवाल मैं 0 1 वगैरह वाले से भी कर सकता था, पर मैं चाहता था आपको इसका भी थोड़ा सा आइडिया हो। तो बुलियन अलजेब्रा का थोड़ा सा आइडिया होना आपको बहुत फायदा करता है, ठीक है। और बाकी अगर आप मेरे से पूछो कि सारे के सारे सवाल सर क्या 0 1 0 1 इसी सबके फॉर्मूले से किए जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं। आप 0 1 लो सॉल्व करो, 1 0 लो सॉल्व करो, 0 0 लो सॉल्व करो, 1 1 लो सॉल्व करो, फिर भी आपका आंसर आएगा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो थोड़ा सा इससे ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, अदरवाइज आंसर उससे भी आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लेगा तो वो भी गलत है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। आप उससे भी करोगे तो लगभग जो टाइम है वो सेम ही लगेगा, है ना। क्योंकि वहां पे कुछ बच्चों की क्या है ना, 0 1 वगैरह से कैलकुलेशन बहुत तेज रहती है, तो वो फटाफट ही कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उससे बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा इन सच, ठीक है। बट आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए, तो इसलिए ये वाला भी करना जरूरी है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या देखो, द एक्सेप्टर लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट विच कैन क्रिएट अ होल वुड बी। देखो सिंपल सी बात फिर से है कि इलेक्ट्रॉन को आपको ट्रांजिशन कराना है तभी तो होल बनेगा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। तो किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का ना होना होल कहलाता है। तो होल कोई चार्ज पार्टिकल थोड़ी है, होल कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और हो सकता था, वो उस डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, हम होल बोलते हैं। इसलिए जब भी होल का आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, उसमें लिखा होता है होल इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि वो रियलिटी में कोई चार्ज वगैरह है, ठीक है। हमें कैलकुलेशन में मदद करता है, इसलिए हमने उसको ऐसा मान लिया है, ठीक। तो पहली बात ये कि होल क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब होल कब क्रिएट होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालना, तो अभी ऊपर निकाला है, अभी जस्ट ऊपर निकाला है। और यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है HC इज 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि लैम्डा अगर चाहिए आपको नैनोमीटर में, लैम्डा अगर आपको चाहिए नैनोमीटर में, तो आप यहाँ 1242 लिख दो एंड डिवाइडेड बाय एनर्जी लिख दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, लैम्डा हमको चाहिए किसमें, नैनोमीटर में, तो ये 1242 हो गया और डिवाइडेड बाय 6 हो गया। दे रखा है, कहीं से निकालना नहीं है कुछ, दे रखी है वैल्यू 6। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 2 टाइम्स 12 हो जाएगा एंड 0 लगा दोगे, है ना, और 6 7, तो 207 नैनोमीटर, खत्म। तो अगेन बेसिक सा सवाल, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ना। आपको बस एनर्जी का आइडिया पहले से दे रखा है उन्होंने, वेवलेंथ आपको निकालने के बोलिए, और वो भी बोला कि भाई इधर उधर टहलो मत यार, हम तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं कि HC की वैल्यू 1242 रखनी है, जबरदस्ती अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो हम बता रहे हैं वही रखना है। सवाल खुद बता रहा है कि जवाब कहाँ है, सवाल को ठीक से पढ़ो तो सवाल खुद ही कह रहा है कि भैया इस डायरेक्शन में आओ। अब जो सवाल के बताने के बाद भी उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो पथ प्रदर्शित किया जा रहा है, चलना ना चलना आपके हाथ में। सवाल खुद बता रहा है कि इस डायरेक्शन में काम करो, आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आपने वो डायरेक्शन पकड़ ली, फिर तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में। तो ये इसकी कैलकुलेशन है, आप एक बार देख लो। HC बाई लैम्डा करके लिखते हैं, लैम्डा की वैल्यू आपको चाहिए, तो HC की वैल्यू 1240 यहाँ पे दी हुई है, बट सवाल में दिया हुआ है तो 1242, तो आप 1242 ही लेंगे। और जैसे ही आप 1242 लेंगे, आपको एक्जैक्टली ये मैच करेगा, अदरवाइज हल्का सा ऑफ आएगा, ठीक है, अगर 1240 लेंगे। तो यहाँ पे सवाल में लिखा था, तो जो लिखा है वही लेंगे, इधर उधर हमने भागने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक। अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, द करेक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट इज। तो देखो ट्रुथ टेबल इसमें निकालना है अपने को डिफरेंट इनपुट्स के लिए, तो एक एक इनपुट करके डिसाइड करते हैं और उसके बाद अपना आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले 0 0 चेक करते हैं, ठीक है, 0 0 चेक करते हैं सबसे पहले। तो इसको दे दिया 0, इसको दे दिया 0। अब ये 0 आगे बढ़ रहा था, यहां तक पहुंचने में 0 को कोई भी स्ट्रगल नहीं हुआ, बी वाला टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है। ए वाले में भी यहां पे 0 जाएगा, लेकिन अब जो ए वाला है वो आगे जाके निगेट होके आगे वाले गेट से भी जुड़ रहा है, तो यहां तक तो 0 रहेगा, बट निगेट होके यहां पे 1 बन जाएगा, तो इस वाले गेट का एक इनपुट 1 डिसाइड हो गया। अब इस गेट का जो दूसरा इनपुट है वो एंड लॉजिक है ए और बी का, तो ए और बी अगर 0 0 है तो एंड लॉजिक क्या देगा, उनको 0 देगा, क्योंकि दोनों ही 0 है। इवन एक भी 0 होता है तो एंड तो 0 ही होता है भाई, क्योंकि दोनों चाहिए उसको। अब एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट 0 है, और गेट को दिया जा रहा है, ध्यान देना आगे गोला नहीं है तो नॉर नहीं है, और गेट को दिया जा रहा है, तो और गेट में तो भाई दोनों में से कुछ भी एक है तो चलेगा, है ना, तो 1।
तो 0 0 देने पे 1 मिल रहा है, मतलब अब ये उत्तर तो नहीं हो सकता है और ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है। अब इन दोनों में कोई एक उत्तर हो सकता है। अब इन दोनों में कोई एक उत्तर हो सकता है, तो आप ये समझो कि अगर मैं 0 1 चेक करता हूं तो क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा एज मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मैं 1 0 चेक करता हूं तो क्या कोई एक्स्ट्रा एज मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इन दोनों को चेक करना अपने समय की बर्बादी करना है, तो उन दोनों को चेक करने की जरूरत यहां पे नहीं है, मत कीजिएगा चेक। तो फाइनली किसको चेक कर लेते हैं? 1 1 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बी और सी डिफरेंट हैं, उसमें बी और सी डिफरेंट है। तो आपको प्रोसेस करना है, ये बात सही है, लेकिन कब कौन सा प्रोसेस करना है और कौन सा प्रोसेस आप अवॉइड कर सकते हो, इस चीज की जानकारी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बी और सी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन दोनों में एक ही आंसर है, तो अगर आप दूसरा 0 1 या 1 0 वाला सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसमें आपको इनपुट तो कुछ मिलेगा नहीं सवाल के लिए, तो बेटर है कि जहां पे डिफरेंट है वो सॉल्व करो। तो अब हम किस पे सॉल्व करेंगे? 1 1 पे। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं आराम से, और अब इनपुट दे देते हैं इसको 1 और 1। तो यहाँ पे दे दिया 1, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही 1 दोगे आप, 1 और 1, तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको 1 मिल जाएगा। तो एंड का आउटपुट अगर 1 1 है तो 1 है ना भाई? 1 1 है तो क्या है? 1 है। अच्छा, ए जो है वो आगे से जाके निगेट हो जाता है और फिर और गेट को मिलता है। अब 0 1 जब दे रहे हैं, 0 1 है ना, 0 1, तो क्या मिल रहा है? और है, तो और में तो एक भी हाई रहेगा तो चलेगा, दोनों का हाई होना जरूरी थोड़ी है, एक भी हाई रहेगा एक भी 1 रहेगा तो चलेगा। तो 1 1 पे भी क्या मिल गया? 1, तो हमारा बी आंसर हो गया और सी जो है वो गलत हो गया। तो देखो फिर से समझो, क्वेश्चन जो है, यहीं पे समझा देता हूँ, क्वेश्चन जो है बहुत आसान आते हैं बच्चा, आपको बस ट्रुथ टेबल वगैरह से थोड़ा सा एनालिसिस करना आना चाहिए। आप कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम ए बार बी बार से बहुत ज़्यादा पसंद है, हमको ए बार बी बार से ही करना है, उसके अलावा हम करेंगे ही नहीं, हमने कसम खा रखी है। तो वैसे भी देख सकते हो, पहले तो कसम वसम नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं खानी चाहिए ऐसी कसम। देखो अगर ये ए है ये बी है, तो एंड गेट क्या दे देता है? ए एंड बी। उसी तरह अब जो ए है वो नॉट से पास होगा तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा, और आप जब वाई लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा ए बार और का मतलब प्लस, है ना, ए एंड बी, ठीक है। तो अब इसमें फिर 1 0 1 0 ऐसे वगैरह पुट करते रहोगे, 1 0 0 1 वगैरह, तो आपका ट्रुथ टेबल वहाँ से भी बन जाएगा। तो जैसे मान लो अब पहला आपने लिया 0 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे फिर भाई 0 का निगेशन तो 1 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 1 सो 0, तो उससे भी आप निकाल सकते हो, तो 1 आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे लिखने के बाद वैल्यूज़ डाल के निकाल लो, या फिर वैल्यूज़ के साथ ही स्टार्ट करके सॉल्व करो। मुझे वैल्यूज़ के साथ बेसिकली स्टार्ट करके सॉल्व करना थोड़ा फन सा लगता है ना, पजल टाइप का फीलिंग आता है, तो इसलिए 0 1 वगैरह से आप करना स्टार्ट करो, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा एज़ कम्पेयर टू ये पूरा लिख लेना और उसके बाद इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, क्योंकि फिर वो बहुत मैकेनिकल सा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा आपका इक्वेशन, आप इससे भी निकाल सकते हो, है ना, और अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आपको जो सही लगे आप उस तरीके से करिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रुथ टेबल, है ना, जो बेसिकली आपका जो गिवन डिस्क्रिप्शन था उसके साथ मैच करेगा। अगला देखो, फिर से गेट का सवाल आ गया, फिर से देखो गेट का सवाल आ गया। अब क्या है इसमें? द आउटपुट वाई ऑफ द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो इज 0 ओनली वन, तो मतलब हमें आउटपुट 0 रखना है, आउटपुट हमें पता है कि 0 है। अब हमें इनमें से चेक करना है कि आउटपुट 0 कब हो सकता है। तो पहले वाला चेक करते हैं। तो पहला वाला अगर ऑप्शन हम चेक करते हैं तो हमने देखो ए को 0 दिया, बी को 0 दिया, और सी ये जो है ये 1 है, ठीक है। तो थर्ड वाला है ये 1 है, तो इसको 0 इसको 0। अब 0 और 0 चाहे आप एंड में दो या और में दो, अब आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो कहां से काम होगा, तो 0 0 का क्या रिजल्ट हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहां पे एंड में अगर एक 0 है, कोई एक 0 है, तो दूसरा 1 भी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 0 अगर आप और में देते हो, 0 0 अगर आप और में देते हो तो इसको क्या मिल जाएगा? आपके पास 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो द आउटपुट वाई ऑफ लॉजिक सर्किट गिवन बिलो इज 0 ओनली व्हेन, तो देखो यहां पे हमने क्या किया, 0, इसका 0 प्रोपेगेट हो गया, और यहां पे b को भी 0 दिया, इसका भी 0 प्रोपेगेट हो गया, दोनों और 1 के क्या मिल गया? 0 मिल गया। यहां पे भी क्या है? 0 और 1 है, और एंड गेट से है तो ये भी 0 हो गया, दोनों को और में दोगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अगला जो ऑप्शन हमारे पास 0 एंड 1 है, अगला जो ऑप्शन हमारे पास वो क्या है? 0 एंड 1। देख लेते हैं भाई उसमें क्या होता है, 0 और 1, तो ये हो गया हमारे पास 0, ये 1 हो गया। तो अब 0 दे दोगे, यहां से 1 जाएगा। अब 1 और 0 अगर और में दोगे तो 1 देता है ना ये,
1 देता ही है। और इसी तरह यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 आ गया, एंड और ऐड भी 1 में जाके क्या देगा, 1 देगा। अब 1 और 1 अगर इनपुट दोगे तो और तो 1 दे देगा ना यार, और क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है भाई, तो ये वाला काम नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास 1 0। 1 0 पे देखते हैं क्या होता है, 1 0 पे देखते हैं क्या होता है। तो ये 1 है, ये 0 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0, 1 0 और में क्या रहता है 1, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 0 और 1 क्या दे देगा मुझे, 0 और 1 0 दे देगा। ठीक है, समझो इस बात को। तो यहाँ पे भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा, क्योंकि और है। इसी तरह से 1 1 के लिए भी चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल जो लॉजिक है आपका कि ए ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन फॉर विच द आउटपुट विल रिमेन 0, और बाकी सारे ऑप्शंस में मैंने 2 चेक किए हैं, तीसरा चेक नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। तो अगर आप तीसरा वाला भी चेक करोगे तो उसके लिए भी 1 ही आएगा। तो ओनली द फर्स्ट ऑप्शन इज देयर विच विल गिव यू द आउटपुट एज 0, रेस्ट अदर्स विल गिव यू द ऑप्शन एज 1। आउटपुट जो है आपका वो 1 आएगा। तो बेसिक सा तरीका है बच्चों, मैं आपको उस ए बार बी बार ये सब में नहीं लेके जा रहा हूँ। उसका कारण है क्योंकि ए बार बी बार में आप कहीं पे भी बार बार में हल्की सी गलती कर गए तो चले जाओगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप 1 0 वाला तरीका याद रखो और किस तरह से प्रोपेगेट कराते हैं रिजल्ट वो तरीका सीख लो। अगर आपने वो तरीका सीख लिया तो ए बार बी बार वगैरह वाले तरीके में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका रिजल्ट इसी से आ जाएगा। तो आप बस 1 0 वगैरह जो कुछ भी इनपुट वगैरह कंडीशन गिवन है सर्किट में, आप वो वैल्यूज रखो और किस किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है वो याद रखो। ज्यादा होता भी नहीं है, एंड है, एंड का आपको पता ही है लॉजिक क्या होता है, और का लॉजिक आपको पता ही है, नॉट क्या करता है वो आपको पता ही है। अब उसके बाद एंड के आगे नॉट लगा दोगे तो नॉर बन जाए, नॉट बन जा सॉरी नैंड बन जाता है, और नॉर के आगे नॉट लगा दोगे तो नॉर बन जाता है। तो बेसिक चीजें याद रखो, बस बेसिक चीजें कि कौन सा गेट करता क्या है। अगर आपको इतना याद है तो आपको पूरा ए बार बी बार डी मॉर्गन्स लॉ ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो आना चाहिए, कभी कभी क्या है कि डायरेक्ट हो जाता है उससे, बट नहीं भी आता है तो काम सर्किट्स का उससे चल जाएगा आपको 1 0 वाले मेथड से, आपको कुछ करने की जरूरत इसके अलावा नहीं पड़ती है। अगला देखते हैं क्या है। हाँ, जैसे इन्होंने देखो डी मॉर्गन्स वाले से किया है कि मतलब आप ए प्लस बी प्लस मतलब उसको ए बी के फॉर्मेट में लिख के फिर उसके बाद भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसी मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है। आप 1 0 वाले से भी कर सकते हैं, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे बेसिकली वो आप कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि आप ट्रुथ टेबल वाले मेथड से जाएं रादर देन गोइंग फॉर ए एंड बी। ठीक है, हाँ तो बच्चों हम देख लेते हैं अपना सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो फॉलोइंग गेट सेक्शन इज कनेक्टेड टू अ कंप्लीट सुटेबल सर्किट, और ये हमारे पास एक सर्किट्स हैं, गेट्स हैं बहुत सारे गिवन हैं और हमारे पास एक बल्ब है। तो अब हमें ये बताना है बेसिकली कि किस कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा और किस कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब ग्लो करने के लिए देखो कंडीशन क्या होती है बच्चा, कि बल्ब ग्लो अगर कराना है आपको तो आपके पास एक तरफ हाई होना चाहिए, दूसरी तरफ लो इनपुट होना चाहिए बेसिकली। तो इसका मतलब मान लो कि अगर ये हाई वोल्टेज है तो ये लो वोल्टेज हो सकता है, और या फिर ये लो वोल्टेज है ये हाई वोल्टेज हो सकता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो बल्ब में बेसिकली करंट फ्लो होगी, और बल्ब में अगर करंट फ्लो होगी तो ग्लो कर जाएगा। तो यहाँ पे मेजर जो एजेंडा है वो ये है कि अगर आपको बल्ब ग्लो कराना है तो उसके दोनों टर्मिनल के पास जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों के पास पोटेंशियल सेम हो गया तो फिर आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि पहले का इनपुट 1 और आउटपुट 1 और दूसरे का भी आउटपुट 1 है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आउटपुट 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी आउटपुट 1 ले लेता हूँ, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया, तो बल्ब जो है वो आपका ग्लो नहीं करेगा। तो और 0 0 हो गया तो भी ग्लो नहीं करेगा। तो आपको ये चीज का याद ध्यान रखना है कि अगर आपको इस बल्ब को ग्लो कराना है तो एक तरफ इनपुट अगर 1 है तो दूसरी तरफ 0 होना चाहिए, और एक तरफ अगर 0 है तो दूसरी तरफ इनपुट 1 होना चाहिए। तो सारे कॉम्बिनेशन एक एक करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं किससे ग्लो करेगा किससे ग्लो नहीं करेगा। तो जैसे मान लो कि ए अगर मैंने 1 ले लिया, तो ए अगर इनपुट्स किसी भी गेट के कंबाइंड है, फॉर एग्जांपल चाहे वो एंड गेट हो या और गेट हो, अगर उसके इनपुट्स कंबाइंड है तो वो कॉम्बिनेशन आइदर 0 एंड 0 वाला होगा या 1 एंड 1 वाला होगा। तो उस केस में 0 एंड 0 वाला 0 देगा, 1 एंड 1 वाला 1 देगा। ठीक है, तो जो इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इसी तरह मान लो अगर और गेट है और उसके दोनों इनपुट्स आपने जोड़ दिए तो जो आपका आउटपुट होगा वो या तो 0 और 0 होगा या फिर 1 और 1 होगा। तो इस केस में भी क्या होगा, जो आप इनपुट दोगे वही आउटपुट की तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे अगर आपने 1 दिया पहले वाले को तो और गेट जो था वो आपको 1 ही देता, बट सिंस वो निगेटेड है तो यहां पे 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो बी है आपका पहले केस में वो बी 1 है और सी जो है वो भी 1 है। तो 1 और 1 अगर आप एंड गेट को देते तो 1 ही मिलता, लेकिन वो निगेटेड है, उसके आगे एक गोला बना हुआ है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। अब जीरो और जीरो और को देते तो जीरो ही आता, बट उसका निगेटेड वर्जन क्योंकि गोला बना हुआ है तो नॉट हो जाएगा, तो ये बन आ जाएगा। ठीक है भाई, अब जो डी है वो जीरो है, तो अगर डी जीरो है तो इसका आउटपुट जीरो ही आता, लेकिन वो निगेटेड है तो आउटपुट वन आ जाएगा। बल्ब की दोनों तरफ वन वन हो गया तो इसका मतलब क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। दोनों तरफ पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। तो अगर दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो जाता है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन जो है वो गलत कॉम्बिनेशन है, वो हमारे काम नहीं आएगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला कॉम्बिनेशन है हमारे पास कि A1 है और B 0 है। A1 है और क्या है? B 0 है। तो A अगर 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, इसका आउटपुट 1 ही आता, लेकिन नेगेटेड है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे B की वैल्यू 0 है और यहाँ पे C की वैल्यू भी कितनी है? 0 है। इन दोनों का रिजल्ट 0 ही आता क्योंकि एंड गेट है, लेकिन निगेटेड है तो 1 आ जाएगा। अब 0 और 1 का आउटपुट 1 ही आता, बट सिंस इसका गोला आगे लगा हुआ है निगेटेड वर्जन तो 0 बाहर आएगा। अब लास्ट में देख लेते हैं हमारा डी क्या है? डी 0 है। तो डी 0 है, अगर आउटपुट देखेंगे तो ये 0 ही आता, लेकिन निगेटेड वर्जन है तो 1 आएगा। और 1 एक तरफ हो गया पोटेंशियल, 0 दूसरी तरफ पोटेंशियल हो गया, करंट यहां से यहां फ्लो हो जाएगी और आपका जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो केस है वो काम कर जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चा यही है कि आपको ये देखना है कि बल्ब को अगर ग्लो कराना है तो दोनों तरफ उसके पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होंगे? वो दोनों तरफ पोटेंशियल तभी डिफरेंट हो पाएंगे जब एक तरफ 0 दूसरी तरफ 1 या एक तरफ 1 दूसरी तरफ 0 होगा। और जैसे ही बी में आंसर आ जाता है आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आगे चेक कर सकते हैं। आपको ये मिल जाएगा कि बाकी दोनों केसेस में ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे बेसिक सा हमारा मेथड था कि आप 0 1 से स्टार्ट कीजिए, आप गेट का आउटपुट देखिए, फिर देखिए वो निगेटेड है या नहीं है, उसके बेसिस पे आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, इसी तरह आप दूसरे गेट का देखा, उसका रिजल्ट देखा, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, इसी तरह तीसरे गेट का देखा, फिर आउटपुट निकाले दोनों के, फिर चेक किया कि क्या बल्ब के अक्रॉस जो हमें मिल रहे हैं टर्मिनल्स उन पर पोटेंशियल डिफरेंट है या सेम है। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो बल्ब आपका ग्लो करेगा या नहीं करेगा। इसी के साथ सवाल नंबर 8 जो है हमारा वो खत्म होता है। अब देखो फिर से मैं वही बताऊंगा कि 0 1 0 1 का सारा खेल है और ऑपरेशंस जो है वो आपको याद होनी चाहिए। 0 1 0 1 का सारा खेल है और ऑपरेशंस जो है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आप मैनेज कर लेते हो तो पेपर में सवाल गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। बेसिकली गलत होगा ही नहीं, सही ही होना है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है गलत हो जाए। तो ये जो चैप्टर है अगर इससे आप मार्क लूज कर जाते हो तो मतलब बहुत शर्मनाक बात है। तो यहाँ से आपको मार्क्स जो हैं वो एकदम जाने नहीं देने हैं। मुझे पता है कि मेरे बच्चे जाने नहीं देंगे इस चैप्टर से मार्क्स, लेकिन आपको भी इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि सेशन के बाद पीडीएफ डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से और उसके बाद एक बार इसको देख के जाएंगे। और ये गारंटी मेरी है कि आपको इसको देखने के बाद आपको पेपर में जो सवाल आएगा वो फंसेगा नहीं, आप कर ले जाओगे। तो देख के जाना दोस्तों बस एक बार। अगला है हमारे पास सवाल नंबर 9। देखते हैं भाई क्या है सवाल नंबर 9। हाँ, यहाँ पे मतलब दूसरे मेथड से भी है तो आप एक बार देख सकते हो चाहो तो, है ना। अगला देखो सवाल क्या है हमारे पास। सवाल है हमारे पास विच ऑफ द डायोड सर्किट शोज करेक्ट बायसिंग यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस इन पीएन जंक्शन डायोड। तो सबसे पहले डायनेमिक रेजिस्टेंस मेजर करने का मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस कितना है। समझो उसकी बात। डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनाते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे करके बनता है। तो यहाँ पे आप छोटा सा डी आई ले लो, यहाँ पे छोटा सा डी वी ले लो, फिर डी वी बाई डी आई करोगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है उसी को डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। खैर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि फॉरवर्ड बायस में डायनेमिक रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है। फॉरवर्ड बायस में डायनेमिक रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है। तो अपने से सवाल बहुत सिंपल सा पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा सर्किट है जो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। इनमें से कौन सा ऐसा सर्किट है जो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। बस आपको इतना बताना है, जैसे ही आपको बता लोगे आपका आंसर आ जाएगा। आपको बस इतना बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सर्किट है जिसमें डायोड फॉरवर्ड बायस में। तो पहला देखते हैं भाई, ये होता है P और ये होता है N, ठीक है। तो ऐसा ट्राइंगल बना होता है वो P होता है पॉजिटिव वाला और जो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाते हैं वो N होता है। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन ये होती है कि जो आपका ट्राइंगल है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, यानी P जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और जो आपका N है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। जो आपका P है वो किससे कनेक्टेड हो? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। और जो आपका N है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड हो, तो उस सर्किट को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अब यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो P है ये तो नेगेटिव से कनेक्टेड है और N जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फिर 0 मान सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। 0 मानेंगे वैसे तो।
सो एक टर्मिनल जीरो से एक टर्मिनल उससे नेगेटिव है, तो इसका मतलब पी तो पॉजिटिव से नहीं कनेक्टेड, तो ए जो है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरा वाला देखो, यहां पे तो यार ये बैटरी जैसा भी नहीं दिख रहा है, कैपेसिटर जैसा दिख रहा है, तो मुझे नहीं पता कि मतलब सोर्स कहां से आएगा इसमें, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे ये जो डायोड है, ये पी वाला जो है ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। पी वाला जो है वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड, और जो एन वाला है वो जीरो से कनेक्टेड है, ठीक है। पी वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है और जो एन वाला है वो जीरो से कनेक्टेड है, तो इस केस में भी ये फॉरवर्ड बायस नहीं है, इस केस में भी ये फॉरवर्ड बायस नहीं है। डी डायग्राम आई थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस केस को देखोगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस आपको मिल जाएगा। तो ये सर्किट आप सही कर लेना बच्चा, यहाँ पे गलत बना हुआ है, इस तरह का सर्किट होगा ये, ठीक है। सर्किट जो है वो इस तरह से होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे टाइपो एरर कुछ होगा, बट आप ये समझो कि आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए अगर आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो इसमें तो कोई भी फॉरवर्ड बायस नहीं दिख रहा था, बट ऑप्शन डी और सी जो है, सॉरी बी और डी जो है वो सेम लग रहे थे, तो मुझे लगा शायद पोलैरिटी का डिफरेंस होगा डी वाले में, तो आप उसको सही कर लेना। पोलैरिटी अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है, तो जो पी है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो एन है वो जीरो से कनेक्टेड है, तो पी जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हैं फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आपको डायनामिक रेजिस्टेंस कभी भी मेजर करना है तो वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में मेजर होता है ना। और फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ पे ऑप्शन 4 कर लेना, सही कर देता हूं मैं। इसको पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको करेक्टेड मिल जाएगा, इसमें मैंने करेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस कभी भी मेजर होगा तो किस कॉम्बिनेशन में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। अब फॉरवर्ड बायस के लिए आपको चेक क्या करना होता है, जो आपका ट्राइंगल वाला पार्ट है वो नेगेटिव वाले पार्ट के, है ना, ज्यादा पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं इस तरह से बनाता हूं और मैं कहता हूं यहाँ पे +5 वोल्ट है, यहाँ पे +2 वोल्ट है, अभी भी ये फॉरवर्ड बायस है। क्यों, क्योंकि P वाला जो है वो ज्यादा पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो N वाला है वो कम पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसी तरह से अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये -2 है, ये -6 है, अभी भी फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि जो P वाला है वो लेस नेगेटिव है और N वाला जो है वो ज्यादा नेगेटिव है। तो बेसिकली यहाँ रिलेटिव मेजरमेंट्स मैटर करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं मेजर करने लगना कि एक पॉजिटिव ही होना चाहिए दूसरा नेगेटिव ही होना चाहिए, नहीं। P वाला ज्यादा पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, N वाला ज्यादा नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए एज कंपेयर टू P, ठीक है। तो यहाँ कंपैरिजन वाला फैक्टर है, यहाँ पे एब्सोल्यूट फैक्टर नहीं है। अच्छा भाई, इसी इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट इन द सर्किट। तो ये कुछ हमें एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, इसकी मदद से हमें निकालना क्या है कि कौन सा लॉजिक गेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ये ए बार आएगा। क्यों ए बार आएगा भाई, क्यों आएगा ए बार, क्योंकि नॉट लगा हुआ है। क्यों आएगा ए बार, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो ए बार आ गया। इसी तरह बी दोगे नॉट है तो भाई बी बार आएगा। क्यों आएगा बी बार, क्योंकि नॉट लगा हुआ है। अब क्या ये एंड है, एंड कह रहा था कि भाई हम तो ए बार एंड बी बार दे देते, लेकिन भाई साहब यहाँ पे नॉट लगे हुए हैं, तो नॉट कह रहे हैं नहीं लेने देंगे। तो अब क्या है, ए बार डॉट बी बार का होल बार, ठीक है, ए बार डॉट बी बार का होल बार। अब क्या है कि यहाँ पे दो तरीके हैं आपके करने के, मैं दोनों तरीके समझाऊंगा। पहला तरीका तो ये कि आउटपुट जैसे आपका आ गया ए बार डॉट बी बार का होल बार। अब आप इनपुट रखो 0 0 फॉर एग्जाम्पल, तो 0 का बार 1, समझो ए का बार है ना, तो 0 का बार 1 और फिर से 0 का बार 1, तो 1 एंड 1 का रिजल्ट 1 और उसका बार करोगे तो 0, ठीक। अब 1 0 देखते हैं, ए 1 है उसका बार कितना हो गया 0, समझो ए 1 है उसका बार कितना हो गया 0, बी 0 है उसका बार कितना हो गया 1, तो 1 एंड 0 एंड में क्या देता है 0 और उसका निगेशन 1। बाय द सेम लॉजिक आप 0 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 है ए तो उसका बार 0, बी भी 1 है उसका बार 0, 0 0 का एंड 0 उसका निगेशन 1, तो अगर आप 1 1 देते हो तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये तो भाई ट्रुथ टेबल होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक 1 है तो आपका रिजल्ट जो है वो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट है ये किसका है, और का है, तो किसका रिजल्ट हो गया, और गेट का। अब इसी में दूसरे तरीके से समझाता हूं। तो पहले देखो आंसर तो आ गया ये, है ना, आंसर तो आ गया ये कि आप वैल्यूज की सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, 0 0 पुट करो, 0 1 पुट करो, 1 0 पुट करो, 1 1 पुट करो। अब जो दूसरा है इसमें कि और क्या तरीका हो सकता था, तो एक लॉ होता है डिमॉर्गन्स लॉ, उसे बोलते हैं कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं, टेक्निकलिटी नहीं बताता हूं उसकी। तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। अब ये रूल जो है ना, ये आप याद रखोगे तो बहुत फायदा करेगा आपको। अब क्या है ये रूल, मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से। तो जैसे मान लो y इज इक्वल टू ए बार
एंड बी बार का होल बार। अब आप चाहते हो कि जो बड़ी लाइन है ये लाइन इन दोनों के ऊपर आ जाए, ठीक है, ऐसे बड़ी लाइन ना रहे, आई वांट टू ब्रेक दैट लाइन। सो द रूल सेज इफ यू वांट टू ब्रेक दैट लाइन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ए बार का बार, क्योंकि एक बार तो उसके पास पहले से है और उसको बीच से तोड़ के आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एंड बी बार का बार। तो इफ यू वांट टू डू दिस देन द सिंबल दैट वाज देयर इन बिटवीन वाज एंड, तो इफ यू वांट टू ब्रेक द लाइन एट द टॉप यू नीड टू चेंज द साइन। तो चेंज मतलब एंड था तो वो और हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रूल है छोटा सा, अगर आप इसको याद रखोगे तो उससे भी हो सकता है, उससे डायरेक्ट आ जाता है। अब ए बार बार मतलब निगेशन का निगेशन, मतलब घूम फिर के वहीं आ गए। तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। अभी रिसेंटली मैंने मूवी भी देखी थी, उसमें एक गाड़ी लेके जाता है, वो भागने की कोशिश करता है तो उसे घूम के वापस से वही पहुंच जाता है, फिर घूमता है फिर वापस से वहीं पहुंच जाता है। तो इट वाज लाइक वार्म होल और समथिंग रहता है, उससे वो मूव कर जाता है। तो उसी टाइप का सीन है, निगेशन का निगेशन मतलब घूम फिर के वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से स्टार्ट किया था। निगेशन का निगेशन मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं घूम फिर के पहुंच जाओगे। तो ये कहाँ से क्या मिल गया हमारे पास, और गेट मिल गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी जनाब की जैसी। अगला सवाल देखते हैं भाई साहब हमारे पास क्या है। द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क एज शोन इन द गिवन फिगर। तो ये हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसमें दो डायोड है, ठीक है, दो डायोड गिवन है। अब हमें पूछा गया कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बता दो इस सर्किट का कितना होगा। तो भाई देखो, जो ब्रांचेस सर्किट के ऑपरेशन में पार्ट लेंगी उनके हिसाब से रिजल्टेंट डिस्कस होगा। जो ब्रांचेस सर्किट के कैलकुलेशन में पार्ट लेंगी उन्हीं का रेजिस्टेंस तो देखोगे, जो ब्रांच सर्किट में है ही नहीं उसका रेजिस्टेंस कहां देख लोगे। अब जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी उन्हीं का रिजल्ट ना आएगा। अब जो क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, उनका रिजल्ट कहां से आएगा। तो जो ब्रांच आप सॉल्व कर रहे हो अगर उसमें से करंट जा रही है सर्किट की तब तो आप वो ब्रांच कंसीडर करोगे। अगर करंट उसमें से नहीं जा रहा तो सर्किट का पार्ट ही नहीं है तो वो ब्रांच क्यों कंसीडर करोगे। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है, ये फिगर आउट करना है कि किस किस ब्रांच से करंट जा सकती है और किस किस ब्रांच से करंट नहीं जा सकती है। तो जिस ब्रांच से करंट जाएगी उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगा सवाल। ठीक, सिंपल है। अब देखो जो डायोड है दोनों को देखते हैं। तो ये जो ऊपर वाला डायोड है इसका देखो, P जो है वो माइनस वोल्टेज से कनेक्टेड है और जो N है वो उससे ज्यादा माइनस वोल्टेज से कनेक्टेड है। समझो, एक तरफ -6 है दूसरी तरफ -8 है। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। इसका मतलब क्या ये करंट अलाउ करेगा फ्लो करना, हाँ भाई करेगा, बिल्कुल करेगा, फॉरवर्ड बायस है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरा देखोगे तो जो N वाला है वो कम नेगेटिव से कनेक्टेड है और जो P वाला है वो ज्यादा नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये रिवर्स बायस हो गया। तो ये नहीं होने देगा करंट फ्लो। तो अगर ये फ्लो होने दे रहा है, ये नहीं होने दे रहा है, तो कुछ करंट ऊपर से जा सकती है, कुछ करंट इस ब्रांच से जा सकती है, नीचे वाले से करंट नहीं जा सकती है। अब अगर नीचे वाले से करंट नहीं जा सकती है तो दो ही तो रजिस्टर आए भाई साहब, एक तो 10 हो गया एक 15 हो गया और दोनों पैरेलल में। तो अगर मैं इक्विवेलेंट पूछूंगा तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो बच्चे को पता है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 2 रेजिस्टेंसेस के लिए, 3 के लिए ये मत लगा देना, दिक्कत हो जाएगी फिर इसमें, ठीक है। फिर भूल जाते हो तुम, फिर R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख देते हो, फिर 0 मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10 25। तो ये तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है भाई, एक मिनट, 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25, हाँ 5 3 15 एंड 5 5 25 एंड देन 5 2 सो 6 आंसर आ गया, ठीक है, खत्म हो गया सवाल। आसान सा ही सवाल था बच्चा, बस इसमें आपको ये पता करना था कि डायोड किस समय फॉरवर्ड बायस रहेगा किस समय रिवर्स बायस रहेगा, क्योंकि आपने जैसे ही वो कॉल ले लिया आपको पता चल गया कि यार ये ब्रांच जो है ये मेरे सर्किट कैलकुलेशन में काम आएगी और ये ब्रांच जो है ये नहीं आएंगे, उनको भूल जाना है एकदम, और फिर जो ब्रांचेस हैं पार्ट उनको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर ऐसे कैसे आपने पैरेलल लिया, हो सकता है डायोड का वोल्टेज हो। बेटा अगर वोल्टेज वगैरह नहीं गिवन है जनरली हम आइडियल डायोड लेके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अजम्पशन है कि डायोड जो है हमारा वो आइडियल है। क्या बहुत ही अप्रोप्रिएट अजम्पशन है? नहीं, बहुत अप्रोप्रिएट अजम्पशन तो नहीं है, लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं है कि सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है। तो मतलब वही सिलेंडर और सर्कल वाली बात हो गई। एग्जामिनर अगर सिलेंडर देख रहा है तो आपको भी सिलेंडर ही देखना है, आप सर्कल ना देखने लगो, और जब वो सर्कल देख रहा है तो आप सिलेंडर ना देखने लगो, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव समझो, भावनाएं समझो, इसलिए बोलते हैं एम्पैथी जो स्किल है ना, सिंपैथी नहीं एम्पैथी। सिंपैथी तो भाई मतलब कोई बेचारा है उसके साथ आप थोड़ा सा कह रहे हो हाँ लोग मदद कर दे रहे हो तुम्हारी। एम्पैथी मतलब आप उसकी भावनाएं समझ रहे हो। तो एम्पैथी एक ऐसा स्किल है जो आपको डेवलप करना है, किसके साथ, जो जेईई का पेपर बना रहा है उसके साथ। तो वो कैसा सोच रहा है ये सोचना बहुत जरूरी है ना। चलो, तो ये हमारा 6 आंसर आ गया।
और बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था, कोई खास इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छा, अब अगला जो सवाल है देखना क्या है, और ये सवाल थोड़ा ढंग से समझना क्योंकि बड़ा सवाल है, देखने में डर लगेगा बट सवाल में कुछ नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा ये कि सवाल में एक्चुअली में कुछ नहीं था, बहुत आसान सवाल है ये। सवाल क्या देखो, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ए, है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, आप इसको अल्फा भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है ना, ऑफ अ सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर इज प्रिपेयर्ड। द आर्म BC इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जो BC है, जहां पे आपको कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं दिख रहा, बस एक लाइन दिख रही है, वो सेमीकंडक्टर है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद क्या है, द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इज 3 m। तो इसका मतलब क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको मेजर किया था, तब उसका रेजिस्टेंस जो था वो 3 मिली ओम था, है ना, ये m लिखा हुआ है, ये मिली ओम है, ठीक है। आर्म BC इज कूल्ड एट अ कांस्टेंट रेट। तो उस समय क्या था, जब आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ रेजिस्टेंस है, आपने उसको ठंडा करना स्टार्ट किया। अच्छा भाई, ठंडा करते 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 अब किस रेट से ठंडा कर रहे हैं वो भी गिवन है, 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड के रेट से आप उसको ठंडा कर रहे हो। द गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन आफ्टर 10 सेकंड। मतलब 10 सेकंड उसको ठंडा करने के बाद आपको पता चलता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रही, मतलब अब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। 10 सेकंड के बाद आपको यह पता चलता है कि कोई रीडिंग गैल्वेनोमीटर में नहीं आ रही है, इसका मतलब अब वो क्या बन चुका है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। तो पूछा जा रहा है अल्फा की वैल्यू बता दो। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो, अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो इसका मतलब 0.8 डिवाइडेड बाई 1, मैं मिली वगैरह नहीं करूँ, ये कैंसिल हो जाएगा एनीवेज, है ना। दिस विल बी इक्वल टू कुछ भी BC का x मान लेते हैं, हमें नहीं पता क्या है उसका रेजिस्टेंस अभी, है ना, जब मतलब बैलेंसिंग हो गई। इनिशियली तो 3 था, वो तो श्योर है। तो यहां भी कितना आ गया, 3। तो आपको यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी बच्चा, वो 2.4 मिली ओम मिल रही है। मतलब क्या है कि जब वो गर्म था, 25 डिग्री सेल्सियस पे था, तब उसका रेजिस्टेंस था 3। अब जब वो ठंडा हो चुका है, तब उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2.4 होना चाहिए, तभी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, अदरवाइज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस में ठंडा हो रहा है हर सेकंड, तो 10 सेकंड बाद उसका टेम्परेचर कितना बच जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस 1 सेकंड में, तो 10 डिग्री सेल्सियस कितने, 10 सेकंड में कितने डिग्री सेल्सियस, 20, 2 इंटू 10, तो 20 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाएगा। तो अब दोनों को कनेक्ट करो, 20 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप से उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.6 कम हो जा रहा है। 20 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप से उसका जो रेजिस्टेंस है 0.6 ड्रॉप हो जा रहा है। तो यहां से दो चीजें सीखने वाली। पहली चीज ये कि अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। यहां पे आए समझ में, टेम्परेचर कम करने से यहां पे क्या हो जा रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जा रहा है। ठीक, 2.4 हो गया। अच्छा भाई, अब यहां पे अगर सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं तो चेंज कितने का, तो चेंज हो गया हमारा 0.6 का। ठीक, चेंज हो गया 0.6 का। अब आपको पता है दिस विल बी इक्वल टू R अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ पे अल्फा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस विल बी 2.4 R, ये तो R हो गया, डेल्टा R इज इक्वल टू R अल्फा, और डेल्टा टी कितना है, पहले 25 था, अब 5 है, पहले 25 था, अब कितना है, 5 है। तो इसका मतलब ड्रॉप कितने का हो गया, 20 का हो गया। सिंपल, ड्रॉप कितने का हो गया, 20 का हो गया। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू पूछूं यहां से, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 20, खत्म। तो बस इतना सा सवाल था आपके पास। सॉरी, 2.4 नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने, 3 है वो, इनिशियली 3 था ना, 2.4 नहीं था। हाँ, गलतियों की मूर्त है मनुष्य। तो ये इनिशियल 3 था, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 इंटू 20। अब यहां पे अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो गया हमारे पास, यहां से डेसिमल हटा दो तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। और आप इसको सॉल्व करोगे कितना, 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6 तो एमसीक्यू हो जाएगा 10⁻²। हाँ, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि डेल्टा आर आपको निकालना है, एंड डेल्टा आर इज इक्वल टू व्हाट, आर अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे दो चीजें याद होनी चाहिए। पहली चीज क्या कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है, सबसे पहली बात तो ये याद होनी चाहिए। जैसे ही आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पता चल गई, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है। तो उसका रिलेशन क्या होता है, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी। ठीक, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो इसमें मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ में आ ही गई होगी, बट फिर भी आप एक बार यहाँ देख लो, ठीक है।
तो सबसे पहले तो भाई 2.4 पे नो डिफ्लेक्शन मिलेगा, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाएगा, डेल्टा आर आपको पता है ना, अल्फा आपको निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। आसानी सवाल आ रहे हैं बच्चा सेमीकंडक्टर से, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये सवाल तो मैं कहूंगा भी नहीं कि सेमीकंडक्टर से, बस यहाँ पे एक शब्द यूज कर दिया गया था कि सेमीकंडक्टर, बीसी जो ब्रांच है वो सेमीकंडक्टर से, अदरवाइज सवाल को आप ऐसे इन जनरल भी सॉल्व कर सकते थे। अगला देखते हैं भाई क्या है हमारे पास। हाँ, in the given circuit if the power rating of the Zener diode is 10 milliwatt, the value of series resistance RS to regulate the input unregulated supply is। अब देखो इस तरह के सवाल ना बहुत आते हैं, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। आप जैसे प्रीवियस ईयर्स में भी देखोगे तो जेनर डायोड से रिलेटेड सवाल काफ़ी आते हैं, और जेनर डायोड में बस 2-4 मिसकंसेप्शन होते हैं जो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। जेनर डायोड में होने का मतलब ये नहीं है कि करंट नहीं होगा उसमें, है ना, रिवर्स बायस होता है, मैंने मान ली ये बात, उसमें करंट नहीं होगा, फॉरवर्ड करंट नहीं होगा, मैंने ये भी मान ली बात, बट उसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, ब्रेकडाउन के बाद करंट बढ़ता है। तो जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं कि वो करंट नहीं देगा, करंट देता है जेनर डायोड, ठीक है। तो ये चीज़ पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जेनर डायोड वाली ब्रांच में करंट फ्लो होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो भी चीज़ आप जेनर डायोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जो भी चीज़ आप जेनर डायोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जो सा भी एलिमेंट, उसका पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं हो सकता, वो जेनर डायोड के बराबर ही रहेगा क्योंकि आपने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिवाइस है उसका जो वोल्टेज का वैल्यू है वो सर्टेन वैल्यू से ऊपर ना जाए, तो आप उसके पैरेलल में एक जेनर डायोड कनेक्ट कर दो तो वो वोल्टेज नहीं चेंज होने देगा। इसीलिए जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं और एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी उसको यूज किया जाता है। तो 2-4 चीजें, जेनर डायोड फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, सेकंड थिंग उसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है, तीसरी चीज वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जा सकता है ना। और वोल्टेज रेगुलेटर में कितना वोल्टेज रेगुलेट करेगा, अपने ब्रेकडाउन पोटेंशियल के बराबर, जहां पे वो ब्रेकडाउन किया है। अब वापस से इस सवाल पे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जरूरत है। इन द गिवन सर्किट इफ द पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड इज 10 मिलीवॉट, ठीक है, तो ये पावर रेटिंग हुई। द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आर एस टू रेगुलेट द इनपुट अनरेगुलेटेड सप्लाई। तो देखो सबसे पहली तो बात ये है कि भाई हमारा जो करंट होगा इसके अक्रॉस, समझना इस बात को बहुत ढंग से। सबसे पहले तो वोल्टेज देख लेते हैं, तो ये 0 है, ये 5 है, ये 8 है, ठीक है। तो अब अगर मान लो यहां पे मुझे करंट निकालनी है आई एस, सपोज मान लो टोटल करंट, तो आई एस जो है वो कितनी हो सकती है, 8 माइनस 5 बाई आर एस, सो दैट इज लाइक 3 बाई आर एस, इतनी करंट इसमें जा सकती है। अच्छा भाई ठीक है, अब जो करंट इसमें फ्लो होगी आर एल में, वो तो निकालने के लिए हमें आई एस की जरूरत ही नहीं है, वो निकालने के लिए क्या है कि 5 माइनस 0/1, 5 माइनस 0/1, ये कितना हो गया, यहाँ पे हमारा करंट निकल गया, तो ये कितना हो गया 5/1 किलो ओम, है ना, इतना करंट जो है वो इससे फ्लो होगा। अब बात आती क्या है, आर एस की वैल्यू टू रेगुलेट इनपुट सप्लाई। तो अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आपके जेनर डायोड की वजह से कोई करंट ना आए, ठीक है, बट क्या ये नेसेसरी है कि उससे करंट ना आए? नहीं, ऐसा नहीं है, नेसेसरी तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि करंट आ भी सकती है और करंट नहीं भी आ सकती है। फिर से समझा रहा हूँ ये चीज़, जो आपका जेनर डायोड है उसकी वजह से करंट आ भी सकती है और करंट नहीं भी आ सकती है। अगर करंट आती है तो कितनी करंट आएगी, तो पावर यहाँ पे गिवन है 10 मिलीवॉट, पावर यहाँ पे गिवन है 10 मिलीवॉट, तो यहाँ पे लिख सकते हो 10 मिलीवॉट दैट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो करंट यहाँ पे कितनी, 2 मिली एम्पियर करंट जो है वो यहाँ से आ सकती है, ठीक है, 2 मिली एम्पियर जो करंट है यहाँ से आ सकती है। आप इसको 5/1 को भी लिख सकते हो, 5 मिली एम्पियर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ से समझना, अगर जेनर डायोड से करंट आती है, अगर जेनर डायोड से करंट आती है, सॉरी हाँ, अगर जेनर डायोड से करंट आती है तो 5 उसमें 2 इसमें, तो इसका मतलब जो IS का मैक्सिमम वैल्यू है, IS का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 हो सकता है और IS का जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 ही रह सकता है, अगर जेनर डायोड करंट नहीं दे तो। फिर से समझना मेरी बात कि अगर जेनर डायोड में करंट है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट 7 हो सकती है, और अगर जेनर डायोड में करंट नहीं है तो जो IS है वो 1 किलो ओम से ही पास हो जाएगा, तो 5 मिली एम्पियर ही करंट हो जाएगी। तो अगर इन दोनों चीजों को इस्तेमाल किया जाए तो IS क्या है बेटा, IS है 3/RS, और यहां पे या तो वो 7 हो सकता है या तो वो 5 हो सकता है। तो इसका मतलब RS का वैल्यू कितना हो सकता है, या तो वो 3/7 हो सकता है या फिर 3/5 हो सकता है।
फिर से समझो मेरी बात, जेनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेट कर सकता है अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज तक, तो उस समय हो सकता है वो करंट ले, हो सकता है करंट ना ले, उसकी मर्जी। हमें तो पूरा चेक करना पड़ेगा ना यार कि वो करंट लेगा तो क्या सीन आएगा, वो करंट नहीं लेगा तो क्या सीन आएगा। तो अगर हम दोनों रेंजेस को चेक करने की कोशिश करते हैं, अच्छा सवाल है ये, दोनों रेंजेस को चेक करने की कोशिश करते हैं, तो अगर जेनर डायोड करंट नहीं लेता है तो आई एस की वैल्यू डिफरेंट आती है, और अगर जेनर डायोड करंट लेता है तो आई एस की वैल्यू डिफरेंट आती है। तो दोनों वैल्यूज को चेक करना जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको रेंज पता चलेगी कि जेनर डायोड कितनी करंट ले सकता है, और अगर जेनर डायोड मैक्सिमम करंट भी ले तो भी मेरा जो वोल्टेज है वो रेगुलेटेड रहे और वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम चेंज ना हो। अब वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम कब नहीं चेंज होगा, जब उसका 5 उसको मिल जाए। तो यहां से हमें पता चला कि आंसर जो है वो 3/5 और 3/7 के बीच में रहेगा। अच्छा सवाल है ना। इस सवाल को ढंग से देखो, ढंग से समझो इस सवाल को, क्योंकि काफी कुछ इसमें इन्वॉल्व है। और ये जो रेंज वाला चीज है ये इनिशियली क्लिक नहीं करता है, बट आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, आपको पक्का क्लिक करेगा। तो थोड़ा सा सर्किट एनालिसिस वाला पार्ट ना, सर्किट एनालिसिस, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप जेनर डायोड वगैरह सॉल्व करते हो, डायोड सॉल्व करते हो, तो इसमें जो सर्किट एनालिसिस वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करो तो आप इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, तो आपको उससे क्या है ना, पोटेंशियल वगैरह डिफाइन करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से पोटेंशियल वगैरह डिफाइन कर लोगे और उससे फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे बेसिकली समय के साथ। ठीक है, अब जेनर डायोड एक परफेक्ट एग्जांपल है कि लाइक ब्रेकडाउन में भी ना, समझना मेरी बात कितनी बड़ी बात है जेनर डायोड के साथ, ब्रेकडाउन में भी काम आता है वो। मतलब अच्छे वक्त में तो यार हर कोई अच्छा होता है, स्टार तो वही है जो बुरे वक्त में एकदम प्लेयर बन के खेले, ऑड में। तो जेनर डायोड देखो ब्रेकडाउन में कमाल दिखा रहा है। डायोड नॉर्मल वाले वो तो फॉरवर्ड वाइज में दिखाते हैं कमाल, जेनर वाला हमारा ऐसा है कि मतलब बुरा वक्त है, ब्रेकडाउन है, तो भी काम आ रहा है, वो वोल्टेज रेगुलेट कर रहा है भाई, काम आ रहा है। तो हर किसी का यूज है, हर एक स्किल का यूज है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भाई कौन सी स्किल कहाँ लगानी है। हर चीज का यूज है, इतनी सारी चीजें हैं काम करने को, इतनी सारी चीजें हैं डेवलप करने को, है ना, इतने सारे प्रोसेसेस हैं, आप सीख सकते हो। अब कोई किसी चीज में अच्छा होता है, दूसरा इंसान हो सकता है किसी और चीज में अच्छा हो, और सक्सेस आपकी केवल एक चीज से डिफाइन होती नहीं है। किसी की मेमोरी बहुत अच्छी है तो क्या उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा? नहीं। किसी का एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा और मेमोरी एकदम गोल्ड फिश जैसी है तो भी क्या रिजल्ट आ जाएगा? मुश्किल है। तो बैलेंस ढूंढना होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है। जो जिसका अच्छा होता है वो उसको मतलब थोड़ा शार्प करने की कोशिश करता है, जो थोड़ा बुरा होता है उसको थोड़ी और मेहनत करता है। बट हर चीज का यूटिलाइजेशन है, फॉरवर्ड वाइज का भी यूटिलाइजेशन है और ब्रेकडाउन का भी यूटिलाइजेशन है। तो अगर आप लाइफ में लो फील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है, मेरा कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, दिस है दैट है, तो ऐसा मत सोचो। आपको बहुत कुछ आता है, आपका भी काम है वहाँ पे। तो जितना आपने साल भर में पढ़ा है, आपका काम है कि आप केवल कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। क्योंकि जब आप ब्रेकडाउन में रहते हो तो जनरली आप ज़्यादा अच्छा कर जाते हो, क्योंकि अब इससे ज़्यादा नीचे तो क्या ही जाना है। तो अपने आप को बूस्ट करो, थोड़ा पुश करो, है ना, और पेपर में दिखा दो, मतलब हमको दिखा दो, अपने घर वालों को दिखा दो, खुद को भी दिखा दो, दोस्तों को भी दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। तो जेनर डायोड परफेक्ट एग्जांपल है कि इवन ब्रेकडाउन में देखो काम आ जाता है वो। ठीक है, तो हर कोई काम आ सकता है, बस आपको ढूंढना है कहाँ। अगला देखो क्या है भाई, हमारा फिर से गेट आ गया। आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम इस, तो इसमें आउटपुट बताना है अपने को और सर्किट डायग्राम हमें जो है वो गिवन है। देखो क्या है, तो यहाँ पे देखो सारे इनपुट्स वगैरह हमको गिवन है कि 0 0 0 1 ये सब चेक कर लो आप। तो अब देखो क्या है कि सारे ऑप्शंस में 0 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 0, तो इसको चेक करने से कोई फायदा नहीं है। ये इनपुट चेक करने से कोई फायदा नहीं है, ये आपको कॉल वहां पे भी लेना पड़ेगा। अब 0 0 चेक करने वाले, क्योंकि क्या होता है ना कि आपका मसल मेमोरी बिल्ड हो जाता है। तो जब मसल मेमोरी बिल्ड हो जाता है तो आप यही सोच के चलते हो कि यार अब कोई भी सवाल आएगा उसको हम 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे करके कर देंगे, बट ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, जिस चीज़ का कोई रीज़न नहीं है करने का, उसको करने का कोई फायदा भी नहीं है। अब देखो जैसे 1 0 चेक करोगे ना, तो 1 0 थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे सी में डिफरेंट है। ठीक है, तो 1 0 चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मान लो 1 है तो इसका 1 ही जाएगा, इसका 0 है, इसका 0 ही जाता लेकिन बीच में नॉट है तो 1 चला जाएगा। ठीक, अब 1 और 1 और के लिए क्या देगा? 1 ही देगा। तो ये एक साइड का हमारा हो गया। अब दूसरी साइड पे देखते हैं कि जो A है, जो 1 था, है ना, वो नीचे जाके निगेट हो गया तो यहाँ पे 0 जाएगा, और यहाँ पे B जो था वो 0 था, सॉरी वो 0 था, तो यहाँ पे जाके वो 0 ही चला जाएगा क्योंकि वही वैल्यू आगे प्रोपेगेट हो गई। तो इसमें क्या हो गया फिर, यहाँ पे 0 0 का 0 हो जाएगा। अब 0 1 का और गेट तो 1 देता है लेकिन उसका निगेशन होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से समझो हमने क्या किया, हमने दोनों को दिया 1 और 0। 1 तो डायरेक्ट चला गया, 0 का 1 बन गया, 1 1 का 1 आ गया।
उसी तरह फिर ए का जो 1 था उसको नीचे लेके आए, निगेट होके 0 हो गया, बी तो 0 ही था, नीचे लेके आए तो 0 ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब 0 0 का 0 ही देता है, और गेट भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर तुम पढ़ाई भी नहीं करोगे, लेक्चर भी अटेंड नहीं करोगे, उसके बाद पीडीएफ भी डाउनलोड करके नहीं देखोगे, उसके बाद सोचोगे रिजल्ट आ जाएगा, तो नहीं आएगा, कुछ तो करना पड़ेगा महाराज। तो इसीलिए 0 0 है तो फिर तो 0 ही आएगा। अब 0 1 है, 0 1 को दिया तो और गेट 1 देता है, लेकिन निगेट होके 0 दे दिया उसने, तो इसका मतलब क्या है कि 1 0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता अब, ठीक है। अब अगला इनपुट देखते हैं। अगला इनपुट है हमारे पास 0 1, देखो तो 0 1 में है डिफरेंस थोड़ा सा, है ना, लेकिन वो भी तीसरे वाले में ही है, तो 1 1 चेक कर लेते हैं ना, 1 1 चेक कर लेते हैं। देखो तो 1 1 अगर चेक करते हैं, ऐसे खेल है, मतलब खेल है, कुछ वैसा टेक्निकल नहीं है, तो ये 1 1 है, तो यहाँ पे 1 चला जाएगा, 1 का निगेट हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब उसके बाद नीचे 1 जाता है बट 0 जाएगा क्योंकि निगेशन हो गया, और यहाँ पे 1 ही चला जाएगा। अब 1 0 का भी और 1 देता है, 0 1 का भी और 1 देता है, 1 1 मिलके 1 देते हैं, लेकिन निगेट होके फिर 0 दे देंगे। तो इसका मतलब 0 0 पे भी 0 है और 1 1 पे भी 0 है, तो 1 1 पे भी 0 दे रहा है, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब तो या तो आंसर आपका ये हो सकता है ए, या तो आंसर आपका डी हो सकता है। तो अब चेक करते हैं 0 1 के लिए, ठीक है, 0 1 के लिए लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 0 1, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 0 1। अब 0 1 क्या होता है, देखो ये 0 है, ये 1 है, ठीक, तो ये 0 दे देता, अब ये 1 देता 1 ही है, लेकिन निगेट हो गया तो 0 देना पड़ेगा भाई साहब को। अब यहाँ पे ये 0 था, ये 0 देता बट निगेट होके 1 देगा, और ये भाई साहब तो हमारे पास 1 थे तो ये 1 ही दे देंगे, तो 1 1 1 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 और 1 जो है ये मिलके मुझे 1 देते, लेकिन निगेट हो गए मुझे 0 देंगे, तो इसका मतलब ये जो जाओ, सॉरी कहाँ गया, ये नहीं, 1 1 0 0 0 1, एक मिनट जस्ट 1 सेकेंड, तो 0 0 0 है हमारे पास, और उसके बाद अभी हमने क्या चेक किया, 0 1 चेक किया था ना, हाँ 0 1 पे हमारे पास 1 आ रहा है, और 1 0 पे 0 आ रहा था, तो एक मिनट चेक कर, मैं खुद ही भूल गया क्या कर रहा था मैं, तो यही आ रहा होगा शायद, है ना, आपको याद होगा, एक बार देख लेते हैं, नहीं डी आ रहा है, चलो ठीक है ना। तो कोई भी इनपुट दो तो इस पर रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 0 ही आ जा रहा है, ठीक है। एक बार फिर से आप करके देख लेना, मैं खुद ही भूल गया करते करते। देखो तो यहाँ पे अगर 1 1 लोगे, फिर से देखो 1 1 लोगे तो ये 1 1 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 0 आया था, फिर यहाँ पे 0 आ गया था, यहाँ पे 1 0 आ गया था, यहाँ पे 1 आ गया था, ठीक है, 0 0, तो यहाँ पे फिर 1 आया था, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 0। तो हाँ, कोई भी इनपुट आप लोगे आपका रिजल्ट जो है वो कितना आ रहा है, 0 ही आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अब इसको देखो वैसे भी कर सकते थे, जैसे ऐसे तो हमने तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके किया है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके किया, बट अगर आपको डायरेक्टली भी करना हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब डायरेक्टली कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ। डायरेक्टली जो आप करोगे वो आप ऐसे कर सकते हो, एक मिनट इसको इरेज कर दूं पूरा मैं, देखो जैसे मान लो ये ए है और ये आ गया बी बार, और इसी तरह यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे आएगा ए बार, ठीक। तो अब ये क्या है, देखो यहाँ पे आएगा आपका ए बी बार, और यहाँ पे और है तो ये ए बार बी आएगा। अब यहाँ से जो आता वो आता ए बी बार, ठीक है, और ए बार बी, ठीक है, ये आता। लेकिन अब इसका भी निगेशन हो गया, तो जो फाइनल आउटपुट है वो क्या आ गया, देखो ए और बी बार और ए बार और बी इसका होल बार। तो आप ऐसे भी सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि 0 1 से करोगे तो आपको बेटर पड़ेगा एज कम्पेयर टू आप ऐसा पूरा घूम फिर के फिर जाओ, ठीक है। अब 0 1 से क्या है, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, बट जब आप इसको सॉल्व करो तो आप इसको प्रॉपर एक पेपर में साइड में रख के और सारे कॉम्बिनेशन 0 1 जो है वो प्रॉपर से करना, अदरवाइज क्या है कि रास्ते के बीच में 0 1 भूल जाओगे, है ना। अब मेरी एज के साथ साथ तो मेरी मेमोरी का थोड़ा हो ही रहा है, बट आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई, 0 0 0 0। कोई भी केस सॉल्व करो सब में आपको क्या मिल जा रहा है, 0, तो यही आपका आंसर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे उसी तरीके से लिखा हुआ है, बट मैं स्ट्रेस नहीं करूँगा आपको करने को, आप इसको 0 1 से सॉल्व करने की कोशिश करो और उससे रिजल्ट फिर अपना चेक करो, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द गिवन सर्किट। अब ये जो सर्किट है हमारे पास इसमें क्या है, ए है और बी दो इनपुट है हमारे पास, दोनों निगेटेड है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से
अगर ए देंगे तो ये ए बार आ जाएगा और यहाँ से बी दोगे तो बी बार आ जाएगा। अब उसके बाद एंड जो होता है एंड, ये तो मुझे ए बार एंड बी बार देता, लेकिन उसके आगे निगेटेड है, गोला बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा फाइनल आउटपुट होगा वो ए बार बी बार का होल बार। अब मैंने बताया था आपको ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन से मतलब क्या हुआ कि आप अगर ए बार बार लिखना चाहते हो और बी बार बार लिखना चाहते हो, बार बहुत आ रहा है इसमें, तो बीच में एंड की जगह क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। तो ए बार बार हो गया ए और बी बार बार हो गया बी और आंसर हो गया और। ठीक है, आसान सा सवाल था। अब बच्चे कहेंगे क्या सर इसको भी ट्रुथ टेबल से कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, आप इसको 0 0 रखो, 0 1 रखो, 1 0 रखो, 1 1 रखो, उससे रिजल्ट निकालो, उससे भी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। अब जैसे मैं करके बता देता हूँ, देख लो, सीख लो ये चीज़, क्योंकि देखो ऑपरेशंस जो है ना वो जितना ज़्यादा सीख लोगे उतना बेटर रहेगा। नीचे ही कर देता हूँ, इसको यहीं रहने देता हूँ। तो यहाँ से अगर देखोगे तो क्या आएगा, देखो जैसे मान लो कि ये 0 0 दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। अब 1 1 का रिजल्ट 1 होता, लेकिन निगेशन है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 इनपुट पे 0 आउटपुट है। अच्छा, अब कलर चेंज कर लेते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 0 दे देते हैं। ठीक है, तो 1 का निगेशन क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 का निगेशन क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 0 0 होता, 1 0 0 होता, लेकिन नेगेशन होकर अब क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 0 का आउटपुट क्या है, इसी तरह 0 1 भी इसका रिवर्स हो जाएगा, उसका भी 1 आ जाएगा, 1 1 के लिए आप चेक करोगे उसका भी 1 आ जाएगा, तो ये और गेट ही फाइनली आ जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ए बार बी बार वाले तरीके से ही करें, आप 0 1 के तरीके से करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, तो टेंशन लेने वाली बात एकदम नहीं है, कोई भी तरीका आप लगाइए आंसर तो आना ही है। ठीक है, अगला सवाल आ गया है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये सवाल है, देखो, इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL इज। तो वोल्टेज हमें बताना है किसके क्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। अब लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कब निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले तो करंट पता होना चाहिए। अगर करंट पता नहीं है तो लोड रेजिस्टेंस क्या निकालोगे तुम, है ना। अगर करंट ही पता नहीं है तो लोड रेजिस्टेंस क्या निकालोगे। तो देखो सिंपल सा लॉजिक पहले समझते हैं, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन भी समझेंगे। अगर हमने किसी तरह से करंट निकाल लिया, किसी तरह से अगर हमने यहाँ पे करंट फिगर आउट कर लिया, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना, वोल्टेज, लोड वोल्टेज क्या है, करंट इनटू लोड रेजिस्टेंस। तो अगर हमने करंट निकाल लिया तो लोड रेजिस्टेंस तो पता ही है 2.5 किलो ओम है, तो खत्म हो जाएगा सवाल। तो ओवरऑल यहाँ पे पिक्चर इतनी सी है कि आपको निकालना है कि यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, सॉरी करंट जो है वो कितना है। अब देखो करंट जो है यहाँ पे 15 वोल्ट था। अब डायोड फर्स्ट जो है वो जर्मेनियम का है और दूसरा जो है वो सिलिकॉन का है। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये आइडियल है या नॉन आइडियल है, लेकिन यहाँ पे ये जरूर मेंशन है कि एक जर्मेनियम है दूसरा सिलिकॉन है। तो इस तरह से कभी भी मेंशन हो तो ये मान के चलो कि आपको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए और यहाँ पे वो वैल्यूज आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये कि आप 15 रुपए लेके चले, आपको पहली शॉप मिली, उस शॉप से आपने कुछ खरीदा, और फिर दूसरी शॉप मिली, वहां से भी आपने कुछ खरीदा। या फिर ऐसे मान लो आप 15 रुपए लेके आप एक रोड पे चलना स्टार्ट किया, आपने पहला टोल टैक्स मिला आपको, तो पहला टोल है वो लेता है 0.3 वोल्ट और जो दूसरा टोल है वो लेता है 0.7 वोल्ट। तो 15 वोल्ट में से, 15 रुपए में से 0.3 रुपीज तो पहले टोल ने ले लिया है टोल टैक्स, और दूसरे टोल ने 0.7 रुपीज ले लिया आपसे टोल टैक्स। तो जब तक आप 1.5 पे पहुंचे आपके पास 14 रुपए ही बचे थे, यानी 14 वोल्ट ही बचा था। अब ये 14 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें करंट निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 14 वोल्ट डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 1.5 प्लस 2.5, सो दैट इज लाइक 4। नहीं आया समझ, सिंपल। अच्छा, अब अगर ये करंट आ गया तो मुझे पता है कि लोड रेजिस्टेंस कितना था, तो मैं लिखूंगा 14/4 इंटू 2.5, 14/4 इंटू 2.5। अब ये जैसे ही आप सॉल्व करोगे आई थिंक 8.75 के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। तो आसान सा ही सवाल था, मैं नहीं कहूँगा बहुत कठिन सवाल है कुछ, है ना। आप करना चाहते हैं यहाँ से हटा के फिर यहाँ 0 लिख दो, 5 5 25 5 8 40 एंड ऑल, राइट। सो आपका जो आंसर है वो लगभग 8.75 के आसपास आ जाता है, ठीक। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन दिखता है, इसको आप एक बार देख लो। तो आसान सवाल था। देखो यहाँ पे अब केवल एक गलती हो सकती है बच्चा, और उसके अलावा तो कोई गलती यहाँ नहीं होती है, कि बच्चा कभी कभी क्या 15 वोल्ट ले लेगा, तो आंसर थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर 15 वोल्ट ले लोगे तो इसका मतलब क्या है, आपने डायोड्स को आइडियल मान लिया है। बट क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि डायोड्स आइडियल नहीं है, आपकी जो डायोड है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने हुए हैं, तो यहाँ पे आइडियली तो वैल्यू देना चाहिए है ना पेपर में कि भाई सिलिकॉन का ड्रॉप कितना लेना है, जर्मेनियम का ड्रॉप कितना लेना है। बट ये वैल्यूज अगर आप याद रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है कि जर्मेनियम का ड्रॉप जब भी हो बैरियर पोटेंशियल तो वो 0.3 ले लीजिए, और सिलिकॉन का जब भी हो तो वो 0.7 ले लीजिए, और इन दोनों की मदद से आप टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल बहुत कठिन नहीं आ रहे हैं, आपको बेसिक अगर आइडिया है तो सवालों में गलती नहीं हो सकती। कहाँ पे आइडियल लेना है, कहाँ पे आइडियल नहीं लेना है, इस चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं होगी तो आप गलत करके चले आओगे, नंबर नहीं आएंगे, फिर रोगे कि नंबर क्यों नहीं आए। तो ड्रॉप लेना ज़रूरी है, ड्रॉप लेना ज़रूरी है, ठीक है। अनटिल अनलेस मतलब कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दी होती, अगर यहाँ पे सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा होता तो मैं ड्रॉप नहीं लेता, तो फिर मैं आइडियल डायोड कंसीडर करता और फिर मैं 15 वोल्ट लेके ही सॉल्व कर देता। बट अगर लिखा हुआ है तो फिर उस हिसाब से आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगला देखते हैं क्या है। A Zener diode of breakdown voltage 10 volt is used as a voltage regulator as shown in the figure. The current through the Zener diode is, अभी मैंने आपको बताया कि Zener diode से करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। Zener diode से जो करंट है वो फ्लो हो सकती है। अब क्या दे रखा है, देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया 0 और ये हो गया 0, ठीक। अपने को करंट निकाल, सॉरी ये हो गया 0 और ये हो गया 10, ये करंट अपने को निकालनी है, ठीक है, आईसी। अब यहाँ का जो वोल्टेज है उसके पड़ोसी का, वो तो आपको पता है ना यार कि 10 वोल्टेज ही रहेगा उसका, वो तो चेंज हो नहीं सकता, पैरेलल में, डिवाइडेड बाय 500, सिंपल। तो ये हो गया करंट I1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से जो करंट आई है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 है, तो 20 माइनस 10 बाई 200, तो जो टोटल करंट है, टोटल दैट इज लाइक 20 माइनस 10, उसका वोल्टेज हो गया 10 एंड देन डिवाइडेड बाई 200, ठीक। तो टोटल करंट जो है हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने पोटेंशियल डिफाइन किए जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगा। जैसे ही पोटेंशियल हमने डिफाइन कर लिया उसके बाद हमने देखा कि बगल वाली ब्रांच में पोटेंशियल वो करंट कितना है, क्योंकि वो तो निकाल सकते हैं ना अपन यार, वोल्टेज पता है अपने को, वोल्टेज पता है अपने को, जेनर रेगुलेट कर रहा है ना, 10 से ज़्यादा थोड़ी हो सकता है उधर। फिर हमने क्या किया, नेट करंट निकाल ली। तो अब अगर हमें आई लिखना है तो आई में लिखूंगा I1 प्लस IG। तो अगर मुझे IG निकालना है तो I में से दैट मीन्स 10 बाई 200, इसमें से माइनस कर दूँ अगर मैं 10 बाई 500 तो काम हो जाएगा, समझो इस बात को। 10 बाई 200 से अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो क्या है, इसको 0 0 कैंसिल कर लो, है ना, ये भी 0 0 कैंसिल कर लो, तो ये आ गया हमारे पास 1 बाई 20 एंड देन माइनस 1 बाई 50। अब ऐसे 100 करके एलसीएम ले लो, तो ये 20 5 टाइम्स चला जाएगा, माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 बाई 100, तो आई यहाँ पे लिख लो। अब अगर मिली में करना है तो यहाँ 0 बढ़ा लो, यहाँ भी 0 बढ़ा लो, तो ये कितना हो गया 30 और फिर 10 टू द पावर -3, तो मिली एम्पियर। सवाल खत्म। तो बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है ये, जेनर डायोड का सवाल नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स जेनर डायोड यूज हुआ है तो वो तो है ही थोड़ा बहुत, बट बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है कि आपको वोल्टेज पता होना चाहिए और उस वोल्टेज की मदद से आप बगल में करंट निकाल लोगे, फिर सिंस आपको वोल्टेज पता है दूसरी वाली करंट भी आपको मिल जाएगी, फिर केसीएल लगा दोगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जिस बच्चे की मजबूत है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिस बच्चे की मजबूत है, उस बच्चे का जेनर डायोड के क्वेश्चंस में गलती होना पॉसिबल ही नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिस बच्चे की मजबूत है उसका जेनर डायोड में गलती होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, फाउंडेशन है ना, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप गलत नहीं हो सकते हो, चाह के भी गलत नहीं हो सकते हो। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो भाई आपका घर जो है मजबूत बनेगा, और घर अगर मजबूत बनेगा तो गलती कैसे हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं गलती का होना। तो वही हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आंसर क्या आ गया, 30 मिली एम्पियर। सिंपल सा सवाल था, कोई खास नहीं था इसमें, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था, और वो ये है। अगला सवाल है हमारे पास, देखो सवाल नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं हम बहुत ही ज्यादा तेजी से। हाँ, द ट्रुथ टेबल फॉर दिस गिवन सर्किट। अब ट्रुथ टेबल बताना है, 0 1 1 0 यही करना है अपने पास, खेल कूद सेम है, कुछ नहीं बदलता। तो 0 0 करेंगे, उससे देखेंगे, फिर 0 1 करेंगे, 1 0 करेंगे, 1 1 करेंगे, बस यही खेल कूद करना है अपने को। कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, वाया तो करना पड़ेगा ना यार। देखो तो ये 0, यहाँ पे 0 पहुंचा, अब यहाँ पे निगेशन से पहुंच रहा है तो यहाँ पे 1 पहुंचेगा भाई साहब। सिमिलरली यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 पहुंचा,
वहाँ पे 0 पहुँच जाएगा, क्योंकि क्या है, सेम ही शेयर हो रहा है। तो 0 0 एंड में क्या मिलता है, 0 0 1 एंड में क्या मिलता है, 0 और में क्या हो जाता है वो 0, क्योंकि नॉर नहीं है और है, ठीक है, उसके आगे गोला ना नहीं लगा है, निगेशन नहीं लगा। अच्छा, तो 0 0 का 0 हो गया भाई, तो इसका मतलब ये तो नहीं भाई साहब। अब देखते हैं 0 1, 0 1 देख लेते हैं भाई क्या बताता है 0 1 को। एक भाई साहब है 0, तो ये आगे गए 0 और ये निगेट होके नीचे गए तो 1 चले जाएंगे। ये 0 है, नहीं 0 1 लेना था ना अपने को, हाँ तो 0 ले लिया, 1 ले लेते हैं। एक मिनट यार, दूसरे भाई साहब को हमने 1 लिया है, तो ये 1 आगे चले गए और ये यहाँ पे चले जाएंगे। अब 1 0 तो 0 है भाई एंड में, लेकिन 1 1 तो 1 है ना, और क्या देता है 0 1 का 1 दे देता है। तो 0 1 का 0 है यहाँ पे, 0 1 का 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सवाल खत्म हो जाता है। आपको इसके आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। मतलब आप क्या कर सकते हो इसके आगे सॉल्व, बिल्कुल कर सकते हो सॉल्व, बट क्या जरूरत है इसके आगे सॉल्व करने की, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखो इस तरह से भी कर सकते थे, इस तरह से भी इस सवाल को कर सकते थे। पहले आप वो देख लो एक बार तरीका, कि आप 0 0 लेके चले, 0 1 लेके चले, जैसे ही आप 0 0 और 0 1 को सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब इसका क्या दूसरा तरीका हो सकता है, हाँ ये भी तरीका हो सकता है, आपने ए लिया, ए बार लिया नीचे, फिर बी लिया, ऊपर भी बी लिया, फिर उन दोनों का एंड लगाया, नीचे वाले का एंड, फिर उसका और। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो इस तरह का कुछ आपका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। और आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं नहीं कहूंगा, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 0 1 से करो, वो तेज है। इसमें अगर आप एक बार इधर उधर कुछ कर गए, एक बार में गलती कर गए तो गए। अब मैं आपको समझा देता हूं, दो जब आप इसको लिखोगे तो इस तरह का आपका आउटपुट आएगा। इसमें बी कॉमन है तो आप इसको बी कॉमन ले सकते हो, एंड और यहाँ पे ए प्लस ए बार बनेगा। तो ए प्लस ए बार देखो, अब अगर 0 पहला 0 है मान लो, तो प्लस ए बार 1 होगा तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। अगर पहला वाला 1 है तो ए बार 0 होगा तो भी रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो इसीलिए कभी भी ए प्लस ए बार लिखा हो तो उसको 1 लिखा जा सकता है और रिजल्ट जो बी का है वही मैच कर जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब आप ऐसे नहीं ही करो, लेकिन 0 1 वाला मेथड मुझे थोड़ा कूल लगता है, तो मैं इसलिए वो वाला मेथड आपको ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। अगला जो है हमारे पास सवाल फिर से जेनर डायोड आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि जेनर डायोड के सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवाल जेनर डायोड के आ रहे हैं, तो इस पर एकदम ध्यान देना, इस पर एकदम गलती मत करना, ठीक है। देखो, इन द गिवन सर्किट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 3 वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईजी, ठीक है। एग्जैक्टली सेम सवाल है, बस थोड़ा सा वैल्यू जरूर है, बाकी एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन है। देखो क्या गिवन है, ये इसने 3 वोल्ट लिया, इसका मतलब क्या है 3 वोल्ट लेने का, 3 वोल्ट लेने का मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 10 है तो इसका मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल करंट पूछूं, टोटल, तो टोटल करंट हो जाएगी 10 माइनस 3, सो 7 बाई 1 किलो ओम। सो करंट टोटल कैन बी रिटन एज 7 बाई 1 किलो ओम विच मीन्स 7 मिली एम्पियर, ये टोटल करंट हो गई। अच्छा, ये जो 2 है यहाँ पे 2 किलो ओम, इसको कितना वोल्ट मिल रहा है, इसको 3 वोल्ट मिल रहा है। तो अगर मैं इसकी करंट पूछूं कितनी है, I1 बोल देता हूँ, तो इसकी करंट कितनी, वोल्टेज इसको कितना मिल रहा है 3, और रेजिस्टेंस का कितना है 2, तो ये हो गया 1.5 मिली एम्पियर, ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो 7 मिली एम्पियर जो है वो टोटल करंट है पहले वाले के क्रॉस, और दूसरे वाले के क्रॉस जब मैं फिगर आउट कर रहा हूं तो 3/2 विच इज 1.5 मिली एम्पियर वो दूसरे वाले के क्रॉस करंट है। अब अगर मुझे आईजी निकालना है, आईजी इज द करंट हियर, तो मैं लिख सकता हूं कि आईजी कैन बी रिटन एज आई विच इज 7 मिली एम्पियर माइनस दूसरे वाले ने कितना ले लिया, तो उसने ले लिया 1.5 मिली एम्पियर, तो ये बच गया आपके पास 5.5 मिली। आसान सा ही सवाल था, है ना, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वोल्टेज जो है वो किस तरह से लिखते हैं आपके जेनर डायोड के केस में। अगर आपको इतना आइडिया है तो आप बेसिकली पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आप करंट निकाल लोगे, फिर वोल्टेज की मदद से आप बाकी करंट्स भी निकाल लोगे। तो डायरेक्टली करंट निकालना जेनर डायोड में पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली आप करंट नहीं निकाल सकते। बट हाँ, अगर आपको बाकी करंट्स पता है तो केसीएल तो लगा ही सकते हो, तो उसकी मदद से फिर आपको करंट मिल जाता है। और इस टाइप के जो सवाल है ना कि जेनर डायोड किसी सर्किट का एक पार्ट बना देते हैं, फिर उसके बाद करंट वगैरह पूछ लेते हैं, आपको अभी 2024 में भी काफी देखने को मिला है, और उससे पहले भी देखोगे तो उसमें भी काफी देखने को मिलेगा। तो इस तरह के सवाल आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ शायद जेनर डायोड पे सवाल हमारे एग्जाम में आ जाए और इसी टाइप का सवाल आ जाए। यही नहीं आ जाएगा, नहीं तो फिर बच्चे क्या ही सॉल्व करेंगे उसमें, फिर तो आंसर ही मार्क कर देंगे।
तो ये देखो यहाँ पे मतलब पोटेंशियल वगैरह वैसे डिफाइन करके किया गया, बट यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से लिख भी दिया आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप बाद में रिवाइज करना चाहो तो आराम से इससे गो थ्रू होके एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और जो रिविजन है वो तुरंत किया करो, है ना, जैसे ही मतलब सेशन वगैरह हो जाएगा तो मेक श्योर कि सेशन अटेंड करने के तुरंत बाद ही आप उसको रिवाइज कर लो। और पेपर इससे बाहर नहीं आता है, मैं आपको 50 बार रीटरेट कर चुका हूँ कि जो पेपर आया हुआ होता है वही एक आपका प्रतिबिंब टाइप का होता है कि इसी टाइप का कुछ आएगा। अगर आप उसको देख लेते हो पूरा कवर टू कवर, है ना, तो उससे बाहर पेपर जो है वो नहीं आता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप जो PYQs है उनको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। अगर आप उनको करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर पेपर बहुत ज़्यादा आपका नहीं आएगा। हाँ, आप ये कहोगे सर सेम ही सवाल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, सेम नहीं आएगा, लेकिन आप मिलता जुलता ही सवाल आएगा। ऐसा एलियन कोई आसमान से गिरा हो एकदम हूर की परी जैसा कोई आके क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, कुछ इन्हीं से मिलता जुलता कुछ कुछ सवाल जो है हमारा रहता है। ठीक है, अगला देखो क्या है, द ट्रुथ टेबल ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम इज। तो इसमें ट्रुथ टेबल बताना है अपने को सर्किट डायग्राम का। अब यहाँ पे 0 1 0 0 वैसे भी कर सकते हो आप, ए बार बी बार से भी कर सकते हो, जैसी मर्जी हो वैसे कर सकते हो। मैंने 0 1 से बहुत ज़्यादा कर दिया, तो चलो ए बार बी बार से भी एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो ए आया तो ए इनपुट यहाँ आ गया। ठीक, अब ये यहाँ से निगेशन के साथ कनेक्टेड है तो ए बार हो गया। ठीक है, इसी तरह बी जो है वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है और दूसरे वाले से निगेशन के साथ कनेक्टेड है तो बी बार हो गया। अब एंड जो होता है वो ए एंड बी बार हो गया, सॉरी ए एंड बी बार हो गया। हाँ, और दूसरे वाले से क्या आया, ए बार एंड बी, और फिर ये और गेट से कनेक्टेड है तो y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। अब ये आपके सिलेबस में वैसे डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, लेकिन जो ये चीज़ है ये लॉजिक होता है एक्चुअली एक्सॉर गेट का। ठीक है, ये लॉजिक होता है एक्सॉर गेट का, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और। ऐसे ही एक्सनॉर भी होता है, बट आपको उतने से क्या लेना देना, आपको जो ट्रुथ टेबल से लेना देना। तो इसमें क्या देखो, इसमें प्रॉपर्टी है कि जैसे ए को मान लो 1 है और बी मान लो पहले 0 0 देख लेते हैं। तो अगर 0 0 है तो ए 0 बी को 0 लोगे तो उसका निगेशन 1 हो जाएगा, तो 1 × 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए जो था वो 0 था, उसका निगेशन करोगे तो 1 हो जाएगा, बी 0 है तो 1 एंड 0 0 ही हो जाएगा, तो 0 0 दोगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 1 1 लेते हैं, तो ए अगर 1 है और बी 1 है तो बी का निगेशन 0 हो गया, तो पहला टर्म जो है वो 0 हो गया। इसी तरह अगर बी 1 है, ए का निगेशन 0 हो गया, फिर से 1 से 0, तो ये भी 0 हो गया, तो 1 1 पे भी क्या आ गया, रिजल्ट आपका 0 आ गया। अब डिफरेंट लो, तो डिफरेंट लोगे तो जैसे ए 1 है मान लो और बी 0 है, ए 1 है और बी 0 है, तो बी का निगेशन क्या हो जाएगा 1। समझो इस बात को, कौन से चेक करने, ए 1 है और बी 0 है, तो ए 1 हो गया, बी 0 था, उसका निगेशन 1 हो गया, तो इसका जो रिजल्ट आ गया वो 1 आ गया। दूसरा वाला ए 1 है, निगेशन 0 और बी तो 0 था ही, तो इसका 0 आ गया, बट जो ओवरऑल रिजल्ट है वो 1 आ गया। इसी तरह जब आप 0 1 के लिए चेक करेंगे या 1 0 के लिए चेक करेंगे, इन दोनों में केस में 1 आएगा आंसर। तो इसका मतलब क्या, जब इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 है, जब इनपुट्स सेम है तो आउटपुट क्या है, 0 है, और जब इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या है, 1 है। तो अगर कोई पूछेगा एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या है, क्या है एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी, तो आप क्या बोलोगे, अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 है, और अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 है। तो इसमें कौन सा ट्रुथ टेबल वो दिखा रहा है, ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट 0 है, और आउटपुट अगर इनपुट अगर डिफरेंट है तो आउटपुट 1 है। ठीक, तो ये थोड़ा सा मतलब उसका एनालिसिस है, इसको एक्सॉर गेट बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव और तो मैंने EX लिखा है, बट आप X से भी लिख सकते हो, एक्सॉर गेट। ठीक है, एक्सक्लूसिव और। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 21 क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज रिवर्स बायस्ड। कौन सा बायस में है जो रिवर्स बायस है। तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन क्या है, P जो है वो कम नेगेटिव या फिर ज्यादा पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, है ना। अब यहाँ पे क्या उसका उल्टा, यहाँ पे क्या उसका उल्टा, मतलब P जो है वो ज्यादा नेगेटिव से कनेक्टेड हो। देखो, तो यहाँ पे +2 से कनेक्टेड है, -10 से n कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये नहीं हो सकता आंसर। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे ये 0 से कनेक्टेड है और दूसरा एंड -5 से कनेक्टेड है, तो 0 तो -5 से तो ज्यादा ही पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये सही जवाब है। तीसरा देखते हैं भाई, ये सॉरी रिवर्स, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ये भी फॉरवर्ड बायस ही हो गया ना, हाँ ये नहीं हो सकता आंसर। अगला देखते हैं, ये +2 है, P मतलब ज्यादा पॉजिटिव से कनेक्टेड और N जो है वो 0 से कनेक्टेड है, तो P अभी भी ज्यादा पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, यहाँ पे +2 है +4 है, मतलब P जो है वो कम पॉजिटिव है और जो N है वो ज्यादा पॉजिटिव है,
तो ये रिवर्स बायस हो गया। हमारा फॉरवर्ड बायस के लिए क्या होता है कि P ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए और N कम पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे तो उल्टा है, P कम पॉजिटिव, N ज़्यादा पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड बायस का तो जस्ट उल्टा हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये रहा हमारा फॉरवर्ड बायस का डिस्कशन, है ना। एज सच तो इसमें कुछ खास नहीं था, थोड़ा सा छोटा सा चिन्नी सा सवाल था जो हमने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल हमारे पास क्या है भाई साहब, हाँ अगला सवाल हमारे पास, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज कनेक्टेड विद अ डीसी सोर्स ऑफ 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, इट इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ 20 वोल्ट। A light emitting diode of glow in voltage 1.8 volt and a Zener diode of breakdown voltage 3.2 volt. The length PR of the resistive wire is 20 centimeter. The minimum length PQ for the LED to glow. अब देखो भाई LED को क्या मतलब है, LED को चाहिए कि भाई हमें 1.8 दे दो, ठीक है। Zener को चाहिए कि हमको भाई 3.2 दे दो। इस पूरी ब्रांच को चाहिए कि हमें 5 वोल्ट दे दो और हम खुश रहेंगे। जेनर को चाहिए हमारे पे ब्रेकडाउन जितना दे दो तो हम करंट जाने दे एकदम बढ़िया से। एलईडी को चाहिए कि भाई मुझे 1.8 दे दो 3.2 दे दो जेनर को और 1.8 एलईडी को दे दो, हम खुश है, हमें मतलब नहीं बाकी को किसको कितना देते हो, हमारी ज़रूरत का हमें दे दो, बाकी तुम किसको कितना देते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें दे दो 250 नंबर, है ना, बाकी आप किसको कितना देते हो उतना हमें फ़र्क नहीं, वैसे पड़ता है फ़र्क, लेकिन मान लो कि 250 तुम्हारे लिए छोर मतलब अच्छा स्कोर है। अब क्या है, ये जो 20 वोल्ट है ये 20 सेंटीमीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझना इस बात को। ये जो 20 वोल्ट वोल्टेज है ये 20 सेंटीमीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब 1 सेंटीमीटर विल करस्पॉन्ड टू 1 वोल्ट, सिंपल सी बात है। 20 वोल्ट है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर अगर वायर का लेता हूं तो वो 1 वोल्ट मिलता है। अब जेनर को और एलईडी को मिला के मुझे 5 वोल्ट चाहिए, 5, तो इसका मतलब मुझे 5 ही सेंटीमीटर तो चाहिए भाई साहब। खत्म हो गया सवाल। अब इसमें कोई दिमाग ज़्यादा थोड़ी लगाना था, इसमें बस यही देखना था कि भाई जेनर और एलईडी को कितना वोल्टेज चाहिए। अब जो भी चीज उसके पैरेलल में कनेक्टेड है वही उसे वोल्टेज देगी, तो अब कितना वोल्टेज चाहिए, 5। तो अगर 20 सेंटीमीटर 20 वोल्ट दे रहा है तो 5 सेंटीमीटर 5 वोल्ट दे देगा, मेरा काम हो जाएगा। तो लेंथ जो रिक्वायर्ड है मुझे, वो कितनी रिक्वायर्ड है, 5 सेंटीमीटर, बस सिंपल सा सवाल था और यही इस सवाल का जवाब हो गया और ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो सेमीकंडक्टर का सेशन है वो यहाँ पे एंड होता है और आपको ये आइडिया लग गया कि भाई किस किस टाइप के सवाल आते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें फोकस करनी है। लॉजिक गेट से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो लॉजिक गेट से आपको रिवाइज करके जाना है, वहाँ पे गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ये पीडीएफ आपके पास हैंडी होनी चाहिए, अगर ये पीडीएफ आपके पास हैंडी नहीं होगी फिर इधर उधर भटकते रहोगे, है ना, भटकते का सहारा बहुत लेट मिल पाता है, ठीक है, तो भटकना नहीं है एकदम। ये पीडीएफ रखती है अपने पास, रिवाइज करना है। इसी के साथ साथ मैं कुछ चीज़ें और बोलूँगा, जैसे डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, थोड़ा बहुत और अंडरस्टैंडिंग है ना, इलेक्ट्रॉन होल वगैरह की, ये सब आप पढ़ के जाइए, है ना, डोनर लेवल रिसेप्टर लेवल, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। उसके साथ साथ आप अगर ये पीडीएफ एक बार देख के जाएंगे तो मेरी 100% गारंटी है कि पेपर यहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और दुनिया जो है वो आपके कदमों में होगी, ठीक है। इसी के साथ आप ये जो 3 चैनल की मैंने पहले भी बात की थी स्टार्टिंग के सेशन में, अभी भी मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको सारे एकेडमिक वीडियोस और अपडेट्स और जो भी आपके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो और बेल आइकन को दबा रखा हो, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो फायदा नहीं है कुछ। अधूरा काम करने से अच्छा है काम मत करो, लेकिन काम करो तो पूरा करो, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो पीडीएफ अपलोड होगी, पीवाईक्यूज अपलोड होंगे, उसके बाद माइंड मैप्स अपलोड होंगे, वो आप तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर से मैं कहूँगा पूरी करो ना, अधूरे काम मत करो, अधूरे काम मत करो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उस पर पीडीएफ वगैरह देखो, है ना, उसको रिवाइज करो एकदम, आपके अंदर मैं कहता हूँ कि मतलब आपको एकदम समा जाना चाहिए कंटेंट, इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको सेशन के बाद का जो कंटेंट है वो आपको मिल जाए और आप रिविजन अपना प्रॉपर कर पाओ। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप पे रहो, है ना, व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन करके रखो कि भाई टेलीग्राम वाला भूल गए हम ओपन करना, हमें पसंद नहीं आ रहा टेलीग्राम का, ब्लू कलर हमें पसंद नहीं, हमें ग्रीन कलर पसंद है, कुछ भी कारण है, आप व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन होकर रखिए। और उस व्हाट्सएप चैनल पे आपको सारे एकेडमिक वीडियोस, सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अपडेट सारी की सारी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तीनों के तीनों चैनल से जुड़ के रहना है। फिर से मैं कहूँगा तैयारी करो तो पूरी करो, आधी अधूरी तैयारी से कोई फायदा नहीं होने वाला है।
इसी के साथ ये जो सेशन है हम अभी एंड करते हैं सेमीकंडक्टर का, और मैं अगले सेशन में आपसे मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ, और हम डिस्कस करेंगे कि उस चैप्टर में बेसिकली जो भी क्वेश्चंस पिछले ईयर आए हैं सारे के सारे सेट्स के, उन सारे को हम कंबाइन करेंगे और वो चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.